स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं और इस तरह दूसरों की तवज्जो भी जो है वो खराब कर रहे हैं। तो इससे जो है वो गुरेज करें और समाअत करें और तवज्जो के साथ समाअत करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ए वो खाओ जो कुछ ज़मीन में है, हलाल पाकीज़ा। अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक की आयत के अंदर जो हुक्म दिया वो ये दो चीज़ों की तरफ इरशाद फरमाया। एक तो हलाल खाना है और दूसरा तय्यब। दो चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया कि दो चीज़ें, यानी जो चीज़ आप खाओ वो हलाल भी हो और तय्यब भी हो। हलाल और तय्यब से क्या मुराद है? मालूम हुर्रियत ने मना कर दिए, जिसको खाना हराम करार दे दिया, जिससे रोक दिया वो हराम है, और जिसकी इजाज़त दे दी वो हलाल है। तय्यब के हवाले से उलमाए किराम के मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ तरह के अक़वाल मौजूद हैं। मसलन एक इसकी डेफिनेशन जो हलाल और तय्यब के दरमियान इसकी वजाहत पाई गई, वो एक तो चीज़ ये बयान किया गया कि वो चीज़ जो बजाते खुद हलाल है और हमें हासिल भी हलाल जरिए से हुई है, उसको हम हलाल और तय्यब कहेंगे। यानी खुद भी चीज़ हलाल है, उसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, और दूसरे नंबर पर वो जिस जरिए से हम हासिल कर रहे हैं वो जरिया भी जायज़ और शरीयत के मुताबिक है। तो अब वो चीज जो है वो हलाल और तय्यब की चीज, रोटी है, बर्गर है, कोई ऐसी चीज चोरी करके हासिल कर ली रिश्वत से, ये हलाल खाने के एतबार से फी नफ्स ही, अपनी जात के एतबार से ये तो हलाल है, लेकिन चूंकि जरिया इसको हासिल करने का जो है वो गलत है और उसके इस्लामी तौर पर इजाजत नहीं है, तो इसको तय्यब नहीं कहा जाएगा। इसकी तारीफ ये बयान की गई है। दूसरी इसकी तय्यब और हलाल के अंदर इसकी वजाहत यूं की गई है, हलाल तो वो है जो हराम ना हो और तय्यब वो है जो बदमज़ा ना हो। यानी तय्यब उसको कहेंगे जो बदमज़ा ना हो और हलाल वो है जो हराम ना हो। तो दोनों चीज़ें, यानी हलाल भी है जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, और दूसरा ये कि उसका जायका भी अच्छा है, तो उसको तय्यब कहेंगे। दूसरी ये डेफिनेशन की गई है। तीसरी इसकी तारीफ ये बयान की गई है, हलाल तो वही है कि जो हराम ना हो, और तय्यब वो है जो आपकी सेहत के लिए मुजिर ना हो। तो हलाल और तय्यब ये खाने का हुक्म दिया गया, मतलब ये है कि आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जो शरीयत ने जिसकी इजाज़त दी है, और दूसरे नंबर पर वो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो, आपको मुजिर ना हो, को ख़राब वाली ना हो, तो वो ग़िज़ा आप तय्यब भी कहलाएगी और हलाल भी कहलाएगी। चौथी डेफिनेशन इसकी जान की गई है, इसकी तफसीर के अंदर जो उलमा ने लिखा है वो ये है कि हलाल वो है जो हराम ना हो, और तय्यब वो कहलाएगा कि जिसमें हुर्मत का शुबा भी ना हो। यानी शुबे वाली चीज़ें अगरचे हलाल करार दी जा सकती हैं, लेकिन उनको तय्यब नहीं कहा जाएगा। एक तारीफ इसकी ये बयान फरमाई गई है। और पांचवा कौल इसके हवाले से ये, हलाल वो है जिसे शरीयत पसंद करे, और तय्यब वो है जिसको तबीयत भी पसंद करे। तो हलाल और तय्यब इस मफहूम के अतबार से ये बनेगा कि जो शरीयत को भी पसंद है और एक सलीम तबा लोगों की तबीयत भी उसको पसंद करती है। तो ये हलाल और तय्यब के हवाले से कॉन्सेप्ट जो है वो इस आयती के अंदर बयान किया गया है। आजकल जो हलाल इंडस्ट्री है, जो किसी भी किसी ये खाना हलाल है तो वहाँ वो ये दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं, हलाल और तय्यब। तय्यब का माना इंडस्ट्री में जो लिया जाता है, जो यहाँ पे एक मैंने तफसीर बयान की है कि तय्यब वो जो सेहत के लिए मुजिर ना हो। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो तय्यब को ले रहे होते हैं कि जो चीज़ आपके खाने में ऐसी शामिल है जो आपकी सेहत को ख़राब कर देती है, तो वो उसको हलाल सर्टिफाइड नहीं किया जाता। यानी वो अगर शरीयत एतबार से वो हराम नहीं है, लेकिन चूंकि मुजीर सेहत है तो तय्यब ना होने के एतबार से उसको देखा जाता है और उसको इजाज़त नहीं दी जाती। हलाल और हराम की अहमियत वाज़ेह करते हुए एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। अल्लाह ताला पाक है और पाक को ही कबूल फरमाता है। और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस बात का हुक्म दिया जिस बात का वो क्या है,
हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो तुम पाकीज़ा तय्यब चीज़ें खाओ और नेक और साले अमल करो। और इसी तरह दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो उस रिज़्क जो तुम्हें हमने रिज़्क दिया उसमें से पाकीज़ा चीज़ें खाओ। तो हुजूर ने इस तरफ इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुसलमानों को उस काम के करने का हुक्म दिया जो काम अल्लाह ने अपने रसूलों को करने का हुक्म दिया। फिर हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स है कि जो तवील सफर करता है और परागंदा है, उसकी हालत जो है वो बाल बिखरे हुए हैं, और फरमाया कि मान की या यार अपनी निदाएं भी कर रहा है। यानी एक ऐसा हुजूर ने खाका और नक्शा उस शख्स का बयान फरमाया कि वो तवील सफर भी करके आ रहा है, हो सकता है वो हज के लिए तवील सफर उसने किया है या जिहाद में तवील सफर किया है। तो मुसाफिर होना भी एक ऐसी अलामत है जो दुआ की कबूलियत की तरफ लेके जाती है। इसी तरह उसकी हालत जार जो है वो भी आजिजी वाली है, उसके कपड़े और उसकी हालत जो है वो परागंदा है। और तीसरे नंबर पर वो अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा भी रहा है और या रब की निदाएं भी कर रहा है। इसके बाद हुजूर ने फरमाया, व मत आमुहू हराम व मशरबुहू हराम व मलबसुहू हराम, लेकिन उसका ताम जो है वो हराम है, उसका पीना हराम है, उसका जो लिबास उसने वो भी हराम का है, वो बिल हराम, और वो हराम गिजा जो है उसको दी गई है। तो फरमाया अन्ना, तो दुआ यानी उसका से मौजूद है कि वो मुसाफिर भी है, परागंदा हाल भी है, निदाएं भी कर रहा है, लेकिन चूंकि उसका खाना पीना लिबास और गिजा जो है ये हराम है, इस वजह से उसकी दुआ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कबूल नहीं की जाती। और यहाँ पे सूफिया किराम ने ये लिखा है कि दुआ के दो बाजू हैं, एक अक्ल हलाल यानी हलाल खाना, दूसरा सिद्क मकाल सच बोलना। तो अगर इसमें कोई कमी आए तो अल्लाह ताला दुआएं जो है वो कबूल नहीं फरमाता। और ये जो आयत मुबारक है, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, इस आयत पे गौर करें तो अल्लाह ताला ने पहले तय्यब चीज़ों को खाने का हुक्म दिया, उसके बाद नेक का हुक्म तरतीब हुक्म दिया है कि आइजा और इजा खाता है तो उससे उसके उसका दिल और उसके बदन जो है उसकी इस्लाह होती है, और उसकी इस्लाह होने के बाद फिर उसके जो अमाल होते हैं उसकी भी इस्लाह हो जाती है। अगर उसकी गिजा जो है वो खराब हो, गंदी हो, खबीस हो, तो फिर उसकी वजह से उसका दिल खराब होता है, उसके अमाल खराब हो जाते हैं। तो इस तरफ इशारा फरमाया गया कि पहले तुम गिजा अच्छी करो तो फिर तुम्हें अच्छे अमाल करना भी तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मिल जाएगी। एक और हदीस हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक ये देखने को मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कितना ज़्यादा जो है वो एहतिमाम फरमाते थे गिज़ा में, उसकी पाकीज़गी का और उसके हलाल होने का। एक खातून हज़रत सय्यद रज़ी अल्लाह बहन है, इन्होंने तो इस्लाम वो दूध हुजूर लिखा हुआ, तो इफ्तार वक्त में दूध का प्याला भेजा। और वो दिन भी बड़ा लंबा दिन था, गर्मियों का दिन था, शदीद गर्मी भी उस दिन पड़ी, दिन भी काफी लंबा था। तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में ये दूध का प्याला भेजा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जो शख्स लेके आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आप वापस ले जाएं और उनसे पूछें कि ये दूध कहाँ से आया है। वो जो है वो जो भी खादिम आया तो वो वापस गया और उनसे पूछा, तो उन्होंने ये पैगाम भेजा कि ये दूध मैंने बकरी से हासिल किया, अपनी बकरी से हासिल किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आके उसने पैगाम दिया, हुजूर ने उसको दोबारा वापस भेजा और फरमाया कि उनसे पूछो कि बकरी से आई है। तो उस खातून के पास दोबारा ये आपने है। तो इसके बुजुर्ग के बारे में पहुंच तो फिर वो इस्लाम का प्याला माते हैं।
अगले दिन वो खातून हजरत सैयदतुना उम्मे अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं और इस सारे सवाल करती हैं कि मैंने जो दूध आपकी बारगाह में भेजा था, लेकिन आपने ये 2 मरतबा आपने इस तरह पूछने के लिए भेजा, तो इसमें क्या हिकमत थी? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रसूलों को यही हुक्म दिया गया है कि वो ना खाएं मगर पाकीज़ा और ना करें मगर साले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल से हमें हमें एक सीखने को बात मिलती है कि हमने अपनी ग़िज़ा को किस तरह, कितना अच्छे अंदाज से, कितना ज़रूरी है इसको हम तय्यब रखें, पाकीज़ा रखें और हलाल रखें। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ग़िज़ा की उसके और उसकी सिफात और उसके जो असरात हैं वो उसके जिस्म पर भी आते हैं और उसकी रूहानियत पर असरअंदाज होते हैं। इसी वजह से शरीयत के खाने जो हैं वो हलाल नहीं किए, क्योंकि उनके अंदर जो है वो बुरी सिफात पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसे दरिंदे खाने की हमारी शरीयत में इजाज़त नहीं है। वो जानवर जो चीर फाड़ करते हैं अपनी दांतों से, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, तो वो खाना हलाल। तो उलमा ने इसकी एक हिकमत लिखी कि जो जानवर ऐसा होता है जो दूसरे जानवरों को चीर फाड़ कर खाता है, तो उसके अंदर हैवानियत और जुल्म की कैफियत पाई जाती है। तो अगर कोई इसका गोश्त खाएगा इन जानवरों का, तो उसके अंदर भी यही सिफात आ जाएंगी। इसी तरह खंजीर की हुर्मत के हवाले से एक ये बयान की जाती है कि इसकी गैरत की कभी इस एतबार भी इस हराम इसको खादी के अंदर भी और के उन्हें को मिलता है। और इसके असरात आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने पीने के हवाले से रात की कितने इंसान की रूहानियत पर पड़ते हैं। एक मशहूर बुजुर्ग हैं हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपनी रात गुजारी। रात का जब एक पहर गुजर चुका तो 2 फरिश्ते वहाँ पे आते हैं और वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है कि इस मस्जिद में कौन है? दूसरा कहता है कि इस मस्जिद में एक इंसान है जिसका नाम इब्राहिम बिन अदम है। पहला फरिश्ता कहता है कि वो इब्राहिम बिन अदम जिसको अल्लाह ने उसके रुतबे से नीचे कर दिया है, जो जिस रुतबे पे वो फाइज था, अल्लाह ताला ने उसको हटा दिया। दूसरा फिर किया गया, ये करता है कि एक दिन ये के अंदर खजूर वहां से, जब इन्होंने देखा कि एक खजूर नीचे गिरी हुई, उस खजूर को इन्होंने ये समझा कि ये मेरी है, इस एतबार से उन्होंने उसको पकड़ कर खुद इस्तेमाल कर लिया। हालांकि वो खजूर उनकी नहीं थी बल्कि वो दुकान वाले की थी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके मर्तबे से इनको माजूल कर दिया। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बातें सुनी फरिश्तों की, तो फौरन आपने बसरा शहर की तरफ सफर किया और उसकी खजूर बदला था उसको दुकानदार को दे दिया। तो दोबारा हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगली रात मुझे वो 2 फरिश्ते मिलते हैं और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम बिन अदम को उसके मर्तबे से जो माजूल किया था, दोबारा उसको वो मर्तबा अता हमें ये हलाल के इज़ा के अंदर मामला शामिलियत की उसकी इजाज़त ना हो, तो अगरचे कसदन नहीं है, जिस तरह इस वाक्य के अंदर हम देख रहे हैं कि अगरचे कसदन ऐसा नहीं हुआ था, गलत फहमी के अंदर उन्होंने वो इस्तेमाल कर लिया था, तो गुनाह नहीं है कसदन ना होने की सूरत में। और आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि हराम ग़िज़ा खाई है, लेकिन उसके असरात भी उनकी रूहानियत पर पड़े और उनको उनके जो आला मर्तबा पर वो फाइज थे उनसे माजूल कर दिया गया। तो यही मामला है कि अगर हमारी ग़िज़ा हलाल नहीं होती, एक तो वाजे वाजे हराम चीज़ें हैं उनको तो आप इस्तेमाल करेंगे तो उनका तो असर वाजे ही है कि आपकी ज़ात पर, आपकी रूहानियत पर उसका असर होगा। लेकिन इस वाक़े से हमें इस की तरफ भी इशारा मिलता है, कसरत के बारे हम इशाल कर रहे हैं, हम सज़ा पर मुश्तमिल होती हैं, हराम चीज़ें होती हैं जहाँ
ऐसी चीज शरीयत ने इजाजत नहीं, तो भी उसका रूहानियत पर असर पड़ सकता है। हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला ने एक मकाम पर बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं कि जहाँ हलाल की कसरत होती है वहाँ सालिहीन की कसरत होती है, और जहाँ हलाल की कमी होती है, हराम लोग हराम हराम चीज़ों की और मुश्तबे चीज़ों की कसरत होती है, वहाँ सालिहीन की कमी हो जाती है। आप फरमाते हैं कि हमने कई बात पर कई लोगों को, कई इलाकों को देखा कि वहाँ सालिहीन की कसरत थी, और बाज़ ऐसे इलाके भी थे जहाँ सालिहीन की कसरत नहीं थी, सालिहीन बहुत कम देखने को मिलते थे। तो हमने एक जायज़ा लिया, इस्तिक़रा किया और ये जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों है, किस इलाके में सालिहीन ज़्यादा क्यों है और उस कम क्यों है। तो फरमाते हैं कि हमने जो इस्तिक़रा करके हम जिस नतीजे पर पहुंचे वो ये था कि जहाँ लोग हलाल ही खाते थे और शुबहात से भी बचते थे, यानी शुबहात में भी बहुत कम पड़ते थे, तो वहाँ हमने देखा कि सालिहीन तो होती थी, इसका अक्स था मामला, यानी हलाल की कमी होती थी, हराम की कसरत होती थी, या लोग शुभ वाले माल में पड़ते थे, तो वहाँ सालिहीन की कमी हो जाती थी। तो ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं कि जिससे हमें हलाल की अहमियत वाज़ेह हो जाती है कि हमारी शरीयत में हलाल हलाल गज़ा की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और इससे अगर हराम अज्जा या हराम चीज़ें हमारी ग़िज़ा के अंदर शामिल हों तो वो बहुत बुरा असर पैदा करती हैं। अब हमें जो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें और आजकल के हालात की बात करें, ये पिछले 100-200 साल पीछे चले जाएं तो, बल्कि 100 साल भी पीछे चले जाएं, 50 साल भी पीछे चले जाएं, तो उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुके हैं। पहले ये सब ऐसा था कि हर अशिया होती थी वो लोकल सतह पे तैयार होती थी, इलाके में वहीं जो वहाँ उन्हीं जराए को अपनाते हुए रहते थे, जो घर में खानी है वो भी वहीं से आ रही हैं, जो लोगों ने बेचनी है वो भी वहीं से आ रही हैं। दूर से जो चीज़ों की इंपोर्ट होती है वो बहुत कम होती थी, और खुसूसन गैर मुस्लिम ममालिक से आने का, चीज़ें लाने का रवाज तो बिल्कुल ना होने के बराबर था। मुसलमान कम्युनिटी जहाँ रह रही है तो वो अपने तौर पर ही वहाँ चीज़ें उगा कर या जैसे भी उन्होंने पैदा उनको मिल जाती वैसे इस्तेमाल करते। लेकिन आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुका है। आज साइंसी तरक्की की वजह से जो चीज़ों की तैयारी के मराहिल हैं वो बहुत फास्ट हो चुके हैं, और उसके अंदर जो भी इस तरह की अशिया हैं, चाहे वो खाने पीने से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे अद्वियात से ताल्लुक़ रखती हैं, कॉस्मेटिक से ताल्लुक़ रखती हैं, या दीगर लोगों की वजह से बहुत मल्टीपल किस्म का जो है वो खाने के अंदर, चीज़ों के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। और उनमें से बात ऐसी भी होती है जो हम मुस्लिम कंट्रीज से नहीं उसको हासिल कर रहे होते, बल्कि मिसाल के तौर पर कोई अज्जा ऐसे हैं, जो मसाला कोई ऐसा है वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर बैरून ममालिक से कोई गैर मुस्लिम भी आ रहा है, कोई वहाँ बन रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें भी यहाँ मुस्लिम ममालिक में आ रही। एक तो तैयार शुदा मसनूआत जो हैं वो भी आती हैं, जिस तरह चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, या पास्ता है, या और इस तरह की बेशुमार आइटम्स हैं, वो अ, तैयार शुदा भी इंपोर्ट की जाती हैं मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। इसी तरह रॉ मटेरियल्स भी अच्छी खासी तादाद जो है वो इंपोर्ट की जाती है, और फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं उनको यूज करके वो चीज़ें बनाते हैं। तो इसके ऐसे जो माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है कि चीज़ें जो हैं वो हराम की मिलावट जो है हमारी के अंदर हो। कुछ अरसा पहले वफाक वजारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फहरिस्त जारी की थी, उसका ऐसी बयान की थी जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुई और उनके अंदर हराम अज्जा जो है वो शामिल थे। मसलन उसमें डेयरी आइटम थी, दूध से बनने वाली आइटम थी, सूप, चॉकलेट, टॉफियाँ, पास्ता वगैरह ऐसी अशिया जो है वो शामिल थी। इसमें शामिल किए जाने वाले हराम अज्जा में कुछ कलर्स ऐसे थे जो ऐसी चीज़ों से बनाए जा रहे थे जिनसे हम मुसलमान जो है इत्तेफाक नहीं करते, उनसे उनको नहीं ले सकते। अल्कोहल की मिलावट उन चीज़ों में थी, जेलेटिन या ऐसी चीज़ें जो जानवरों के अजलास से हासिल की जाती हैं वो बनाई शामिल की जा रही थी। तो ऐसी चीज़ों, ऐसे माहौल में, ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या मुस्लिम कंट्रीज कर रहे हैं, तो हमें फिर भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों का वास्ता नहीं पड़ता कि अभी भी काफ़ी हद तक जो हमारा इन्हिसार है वो ऐसे लोगों पर, ऐसी चीज़ों पे होता है जो हमारे मुसलमान ही कर रहे होते हैं। तो बहुत
हमारे ज्ञान के मुताबिक दुरुस्त तरीके से ही तैयार हो रही होती हैं, लिहाजा हमें इतनी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन अगर आप यहाँ से इससे कतई नज़र करें और गैर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर अगर आप वहाँ का माहौल देखें, वहाँ भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन कंट्रीज़ के अंदर रह रही है, जो जिनका अक्सर हिस्सा जो है गैर मुस्लिम वहाँ पे आबाद है। मुसलमान माइनॉरिटीज़ में है, बहुत कम है, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ भी लाखों की तादाद में है। तो वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे होते हैं, जाहिर बात है वो वहाँ की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, जो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे इस तरह के शुबहात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जाहिर बात है एक नॉन मुस्लिम कंट्री में नॉन मुस्लिम फैक्ट्री एक चीज़ तैयार कर रही है, उसको हलाल हराम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसका, तो वो जो अज्जा उस चीज़ में शामिल करेंगे, उन्होंने तो अपने एतबार से जो उसके, बाज़ रूल से है उनको फॉलो करते हुए उसे शामिल कर देते हैं, उनके अंदर कोई पूछने वाला नहीं होता है। मुस्लिमों की बहुत बड़ी तादाद है जो खंजीर ग़िज़ा होती है, और तकरीबन वो हर हर चीज़ के अंदर, हर खाने वाली चीज़ के अंदर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मिला लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसकी मिलावट कर लेते हैं। तो खाली गोश्त ही हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अज्जा, हर एक जुज़ खंजीर का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई उसका चर्ब तेल बना के उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमालात वो कर रहे होते हैं। तो इसके एतबार से वहाँ पे जो है वो ये मामला और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एक और मामला जो पेचीदगी की तरफ ले जाता है वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जो, एक तो ये कि उन्होंने अज्जा ऊपर लिख दिए वाज़ेह तौर पर कि हमने इसमें ये चीज़ें मिली हैं, पढ़ने वाले को अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर ये हलाल है या ये हराम है। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक रूल है, उसके मुताबिक वहाँ पे वो चीज़ों के नाम नहीं लिखते बल्कि कोड्स, यानी कि उसके साथ आगे कोड नंबर लिख देते हैं, 100, 120, 200, 220, इस तरह करके मुख्तलिफ अशिया के कोड्स उन्होंने बनाए हैं, यानी जो भी जुज वो शामिल करेंगे उसका कोड लिख देंगे। अब पढ़ने वाले को कोड से अंदाजा नहीं होता, वो तो कोड ही देख लेता, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं होता कि इसके अंदर ये, इसके पीछे कौन सी चीज़ है जो इन्होंने शामिल की है। हाँ, अगर वो रिसर्च करता है किसी वेबसाइट पे, ऑथेंटिक वेबसाइट पे, या आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर भी हैं जहाँ पे ई कोड लिखें तो आपको अंदाजा हो जाता है इसके अंदर कौन सी चीज़ शामिल की गई है। तो वहाँ कोई इस तरह की रिसर्च करे तो फिर उसको पता लग जाता है, लेकिन अगर कोई रिसर्च नहीं करता तो फिर वो बस ई कोड लिखे हुए हैं और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाती है कि हलाल और हराम की जो पहचान के हवाले से काफ़ी इसमें परेशानी होती है। इन हालात के मुताबिक जब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए और मुसलमानों को हलाल की अहमियत भी वाज़ेह है, बहुत हुए जो हलाल सर्टिफिकेशन का काम जिन्होंने शुरू किया। हलाल सर्टिफिकेशन का काम मतलब ये होता है कि वो इदारे उस इंडस्ट्री में जो भी चीज़ प्रोडक्ट बन रही है उसको चेक करते हैं, उनके सारा प्रोसेस चेक करते हैं, उनके अंदर उस चीज़ के अंदर जो चीज़ें वो शामिल कर रहे हैं वो जाके उसको चाहे कोई भी ऐसा जुज जो हराम तौर पर, अगर हराम जुज शामिल हो रहा है या नापाक चीज शामिल हो रही है तो फिर उसको वो हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देते। और अगर उनकी तसल्ली हो जाती है, पूरा प्रोसेस वो चेक कर लेते हैं, अज्जा को देख लेते हैं, बनाने का तरीका देख लेते हैं, और सारा जो मशीनरी है वो चेक कर लेते हैं कि कहीं किसी जगह पे कोई हराम जुज की मिलावट नहीं हो रही, किसी नापाक चीज़ की मिलावट नहीं हो रही, तो इस तरह सारा तरीका का चेक करने के बाद वो हलाल का सर्टिफिकेशन दे देते हैं कि ये चीज़ जो है वो हलाल सर्टिफाइड है, हम उसको देख चुके हैं। तो ये इस तरह के इदारों की ज़रूरत पेश आई, और फिर इस इदारे जो है वजूद, और बैरून ममालिक के अंदर भी ये इदारे मौजूद हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इदारे इस वक्त इस तरह के बन चुके हैं जो हलाल के हवाले से सर्टिफिकेशन देते हैं। ये बात याद रखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर और हलाल का फतवा देने के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। फतवा देने का तो मतलब ये होता है कि हमारे सामने मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आती है, तो हम उसके अज्जा, अगर वो मिसाल के तौर पर वो गोश्त पर मुश्तमिल नहीं है, गोश्त में तो असल जो है वो हुर्मत होती है, हराम होना। तो अगर ये पता लग जाए कि इसमें गोश्त या उसके अज्जा शामिल है तो फिर तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये गोश्त कहाँ से हासिल किया गया, हलाल जरिए से किया गया या नहीं। जब तक हमें कंफर्म ना हो तब तक हम उसकी इजाज़त नहीं दे सकते। और अगर हमें गोश्त पता है कि इसमें गोश्त की शमूलियत नहीं है, दीगर किसी चीज़ से बना है, मसलन चॉकलेट बनी है, या दूध से बनने वाली कोई आइटम है, या
सब्जियों से बनने वाली कोई आइटम है, तो उस के अज्जा अशिया में होती है, तो हमारे सामने अगर जो चीज़ आती है और हमें उसके अज्जा का कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ बनाई गई, कौन सी चीज़ शामिल की गई है, नहीं की गई, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फतवे की रूह से ये है कि हम अगर उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो हम गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हमें हराम चीज़ का पता नहीं लगा, हम उसको असल के एतबार से देखेंगे कि असल अशिया में हिल्लत है, हलाल होना, तो उस एतबार से हम उसको हलाल करा देंगे। लेकिन ये है फतवे की बात, हम इसको हलाल का सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। सर्टिफिकेशन देने का मतलब ये होता है कि हमने उसको, उसके सारे प्रोसेस को चेक कर लिया है, हमने उसके तमाम अज्जा को चेक कर लिया है और कोई भी हराम या नापाक चीज़ की मिलावट नहीं पाई, इस वजह से हम इसको हलाल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। ये मुआशरे में चूंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी इदारे बाकायदा बन चुके, इसके इस तरह की मसनूआत तैयार करते हैं खाने पीने वाली, उनका बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से एलामिया और स्टैंडर्ड बन चुका है, उसके मुताबिक उन्होंने उसको बनाना होता है, और वो सर्टिफिकेशन वाली बॉडीज जो हैं वो उसको चेक करती हैं कि ये वाकयातन ये इसको सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया। तो हमारे चूंकि पाकिस्तान में भी इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी और इंटरनेशनल सतह पे भी बढ़ चुकी है, तो हमने दावत इस्लामी की सतह पे हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से इस शोबे का जो है वो एहतमाम किया गया, और इस शोबे के अंदर हमने अपने इस हलाल रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के नाम से हमने ये शोबा, झेली शोबा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये झेली शोबा है, इसका आगाज़ किया। और हमारे जो मकासद और अहदाफ जो हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारा एक मकसद तो ये था कि हम इस इंडस्ट्री को समझने वाले अफराद, जानने वाले अफराद जो है उनकी तैयारी करें, और ऐसे अफराद मार्केट में हमारी तरफ से अवेलेबल हों, ताकि किसी भी इंडस्ट्री को अगर ज़रूरत पड़ती है कि वो हलाल सर्टिफिकेशन हासिल कर सके, या हलाल के हवाले से उसको कंसल्टेशन कंसल्टेशन चाहिए कि हम किस तरह अपनी मसनूआत को हलाल तरीके से तैयार कर सकें, तो उस तरह के अफराद हमारी तरफ से उनको अवेलेबल हों, तैयार शुदा मिल जाएं। तो हमने इस के तहत ये एक प्लान जो शुरू किया, वो है तखस्सुस फी फ़िकिल हलाल का कोर्स हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, इसी साल से ये शुरू हुआ है, और एक सेमेस्टर इनका हो चुका है, दूसरा सेमेस्टर जो है वो इन तलबा का जारी है। आइंदा भी इंशाल्लाह हम इस सिलसिले से इसको जारी रखेंगे, और तखस्सुस फ़िक़िल हलाल जो है वो हमारा चालू रहेगा। जो तलबा दरस निज़ामी से फारिग हो चुके हैं वो जिस तरह हमारा तखस्सुस फ़िल फ़िक़िल अनफ़ी कर रहे हैं, उसके साथ साथ फ़िक़ुल हलाल का तखस्सुस जो है वो भी ये कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये हलाल आगाही कोर्सेज जो है मुख्तलिफ तरह के, इंशाल्लाह ये भी हमारे प्लान का हिस्सा है, और उसी के मुताबिक ये हमारा आज का पहला जो है वो ये कोर्स है जो आप सामने हम रख रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ये अभी तो सिर्फ जामिया की सतह तक है, जामिया के तलबा के लिए है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इसको ओपनली और आवाम के लिए भी इस तरह के कोर्सेज जो है वो डिज़ाइन करेंगे, और लोगों को इससे अवेयरनेस के लिए इस तरह के कोर्सेज करवाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक इस शोबे का काम जो है वो रिसर्च वर्क भी है, यानी बहुत सारी ऐसी अशिया इंडस्ट्री के अंदर आ चुकी हैं जिनके हवाले से अभी फिकही एतबार से रिसर्च की ज़रूरत है। यानी ये रिसर्च और फतावा फतवे के एतबार से, शरी हुक्म के एतबार से उसकी वजाहत की ज़रूरत है कि क्या ये चीज़ें हलाल हैं या नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री चूँकि बहुत बढ़ चुकी है, साइंसी तरक्की हो चुकी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अभी हाल ही में मैं एक फतवे पे रिसर्च कर रहा था, उसमें अब सिर्फ आपको ये तारुफ देने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो चीज़ इस्तेमाल क्या की जा रही है और इसके साथ लिंक किस तरह बन जाता है। एक लाख उसको बोला जाता है, ये इस तरह एशिया के और हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर ज़्यादातर ये दरख्तों पे बनता है, और इस ये कीड़ा जो है वो दरख्तों की छाल और दरख्त का जो है वो अज्जा जो है वो खाता है, और उसके साथ साथ इसके पेट से एक मादा निकलता रहता है, और वो गूंद की तरह जो है वो दरख्त पर चिपक जाता है। तो इस जो चिपकने वाले मादे को बाद में उतार लिया जाता है, और इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। ये जो मादा है ये गोंद की तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा सख्त होता है, और अगर थोड़ी सी भी गर्माइश दी जाए तो ये पिघल जाता है। इसके मल्टीपल यूज़ अब किए जा रहे हैं। मिसाल के
तौर पर इसको मोहरें जो बनाई जाती हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चूंकि इसके अंदर चमक होती है और इसके साथ साथ ये बाहर से बैरूनी नमी को अंदर जाने से रोक देता है, तो इस एतबार से ये सेब वगैरह या मुख्तलिफ इस तरह की आइटम्स के ऊपर चमक लाने के लिए भी इस तरह की पॉलिश के तौर पर इसको यूज किया जाता है कि उससे वो फल जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। अब उसके ऊपर इसका वो एक किस्म का तय उसकी चढ़ जाती है। ये जो है इसको शैलक बोलते हैं, इस मादे का नाम शैलक है। अब ये एक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और हमारे इस तरह की चीज़ों के अंदर, खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर भी आ चुका है। और इसी तरह आइसक्रीम के अंदर या इस तरह की कुछ और चीज़ों के अंदर भी ये बैरून ममालिक के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अब ये एक आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस तरह की चीज़ भी हमारे खाने वाली चीज़ों में शामिल हो सकती है। तो इसके अंदर अब रिसर्च की ज़रूरत है कि क्या ये जो मादा एक जानवर, एक कीड़े के जिस्म से पैदा हो के निकल के हासिल हो रहा है, क्या इसका हमारा खाने पीने वाली अशिया के अंदर शामिल करना दुरुस्त है या नहीं, और अगर ये इसका रहेगा ही रहेगा। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइंदा आपको कोर्स के अंदर कुछ चीज़ों का मजीद भी डिटेल से तारुफ करवाया जाएगा। तो ये एक हमारा इसका हिस्सा है कि रिसर्च वर्क जो है, हमारी एक रिसर्च टीम है, उसके मुताबिक इस तरह के जो मसाइल हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और फिर इंशाल्लाह उसके फतवा भी जारी किए जाएंगे। तो ये मुख्तसर और सा इसमें जो हम अफराद तैयार करें उसके वाले से खसूसी तौर पर ये कि अफराद जो है वो हमें इसके लिए अलग से स्पेशल क्यों तैयार करने पड़ रहे हैं, इसकी एक अहमियत, इसकी एक ज़रूरत यूं भी है कि जो हलाल इंडस्ट्री है, हलाल सर्टिफिकेशन की इंडस्ट्री, इसमें आम जो हमारा फिक पढ़ने वाला या कुरान हदीस पढ़ने वाला तालिब इल्म है उसकी नॉलेज उस तरह की नहीं होती कि वो जाके हलाल ये इंडस्ट्री के अंदर जाके काम कर सके। उसके अंदर इसको इंडस्ट्री की बुनियादी चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स या अज्जा के वाले से जो साइंटिफिक मालूमात हैं वो उसको मालूम, उसकी चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड्स और इदारों का रोल क्या है वो उसको मालूम होना चाहिए। मार्केट क्या कर रहा, कहाँ क्या रुझानात पाए जा रहे हैं, क्या चीज़ें हलाल और हराम से मुतालिका हो रही हैं, उन सारी चीज़ों का तारुफ जो है वो जब तक उसको नहीं होगा तब तक वो इस इंडस्ट्री के अंदर आगे नहीं चल सकता और इस इंडस्ट्री के अंदर आगे वो रहनुमाई नहीं कर सकता। आप अगर आज इस सेशन के बाद ही कुछ चीज़ों पे गौर करेंगे तो आप जो पाकिस्तान में बन रही है उसके अंदर आप मिसाल के तौर पर बिस्किट हैं, चॉकलेट्स हैं, आप आम दुकान से जो खरीदते हैं आप उनके ऊपर देखिएगा कि उनके रैपर उनके ऊपर होता है, उनका पैकिंग होता है मटेरियल, उसके ऊपर उसके अज्जा लिखे होते हैं और साथ में हलाल की मोहर भी लगी होती है। तो ये हलाल की मोहर लगाना ये इंडस्ट्री की ज़रूरत बन चुकी है, यानी ये इसके हवाले से कवानीन बन चुके हैं। जब तक वो इसको सर्टिफाई नहीं करते तब तक वो इसको इदारे की सर्टिफिकेट देते हैं होता है। और बहुत सारे इदारे ये बाकायदा जो है वो सर्टिफिकेशन देने वाले इदारों से रब्ता करके सर्टिफिकेट लेके फिर वो मोहरें लगाते हैं। तो ये एक मार्केट की ज़रूरत भी है जो हम अपने अफराद इस हवाले से तैयार कर के फ्यूचर में जाके जो है वो इस फील्ड में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो इंशाल्लाह अभी अगले जो हमारे स्पीकर है मौलाना कैसर मदनी साहब, वो आपको मजीद इस इंडस्ट्री का जो है वाज़ेह तारुफ और मुख्तलिफ चीज़ों का तारुफ करवाएंगे और कुछ अहदाफ वगैरह भी हो सकता है वो बयान करें। तो इंशाल्लाह आप इसको तवज्जो से सुने, काफ़ी फ़ायदा होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। कैसर भाई आप आगे कंटिन्यू कर सकते जी उस्ताद मोहतरम जज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम ने आपके सामने हलाल और हराम की अहमियत के हवाले से कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। और मुसलमान हैं तो हम हलाल और हराम की जो अहमियत है इसको समझ सकते हैं। कुरान और हदीस में इस हवाले से वाज़ेह nuसूस मौजूद हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों के सामने एक तो हलाल इंडस्ट्री क्या होती है, हलाल इंडस्ट्री की तारीफ और इसकी अकसाम और इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने रखूँगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान में हलाल सेक्टर का निज़ाम है ये कैसे काम करता है, इसके अलावा इंटरनेशनल सतह पे कौन कौन सी तंजीमें हैं और कैसे काम करती हैं, तो इस हवाले से चंद चीज़ें सामने रखूँगा।
तो आप इंशाल्लाह तवज्जो से सुनेंगे, और जो चीज़ें आप समझते हैं कि तो आप नोट कर उनको इसको ऐसे पर कम से कम 26 मदनी फूलों पर मुश्तमिल एक असाइनमेंट जमा करवानी होगी। तो जो अब आप ये असाइनमेंट तैयार करेंगे और आखिर में हमें जमा करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और जो अब आप हमारी इज्तिमाई शिरकत कर रहे हैं और हमारे साबिया और दौरा हदीस शरीफ में, तो इंशाल्लाह ताला अगर उनकी आज रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई, वो अगर मुकम्मल शिरकत करते हैं और इसके अलावा हमें असाइनमेंट भी जमा करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं अभी आगे इसको लेके चलता हूँ हलाल इंडस्ट्री का। हमारा कोर्स में इसको थोड़ा सा और करवा देते हैं। होगा 8 बजे तक आज हो। और चौथा लेक्चर हमारा बुध वाले दिन होगा, वो भी रात 8 से 10। पांचवा लेक्चर हमारा अगले जुम्मे वाले दिन रात 8 से 10। और हमारा छठा और आखिरी लेक्चर जो एक पीर आ रहा है और जो नेक्स्ट पीर आएगा तो उसको होगा, और वो भी रात 8 से 10 होगा। तो तमाम लेक्चर में आप शिरकत कीजिएगा और ये नोट कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं भी आपको शुरू में बता दूं कि कल से हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारी टेक्निकल टीम के जो अफराद हैं वो देंगे। तो उसमें वो चूंकि हलाल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, वो मुफ्ती आलिम या दरस निज़ामी उन्होंने नहीं की हुई, वो एक आम बंदे हैं, वो आपको लेक्चर देंगे। तो अगर वो दौरान लेक्चर कोई शरी मसला आपको बयान करते हैं तो आपने उनके उस बोल देता कि किसी के लिए। हलाल इंडस्ट्री का पस मंजर। हलाल इंडस्ट्री इस वक्त जो एक वजूद पकड़ रही है, इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों पेश आई। इसमें जो तीन बुनियादी सबब हैं वो ये है कि आबादी बहुत बढ़ चुकी है। तो जितनी आबादी बढ़ेगी तो हलाल चीज़ों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जब एक जगह चीज़ों की ज़रूरत है और वहाँ नहीं है, तो इसलिए उसके लिए दरामद बरामद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस दरामद बरामद के सिलसिले में जब मुसलमान ममालिक के पास चीज़ें थोड़ी होंगी, तो वो दीगर कुफार के ममालिक से भी चीज़ें बरामद करेंगे। तो इसलिए फिर इसमें जो हलाल इंडस्ट्री है वो जन्म पाती। इसी तरह जो तीसरा है वो इसका मसनूई अशिया की बहुतात है। पहले हम देखते थे ज्यादातर कुदरती चीजें हैं, उन्हीं को खाया जाता था और वही जो है ना हमारे में आती थी। लेकिन अब दुनिया की है, तरक्की कर चुकी है और नई से नई चीजें बनाई जा रही हैं। और जब नई चीजें ये बनाते हैं तो ये बहुत सारी चीजों को जमा करके एक नया मजमुआ बनाते हैं। तो अब ये जो मसनूई अशिया की बहुतात और कसरत है, तो इसकी वजह से हमारी हलाल इंडस्ट्री जन्म पाती है। तो इसके लिए हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन जो है ना मेन सबब हैं जिसकी वजह से हलाल इंडस्ट्री वजूद पाती है। दुनिया में हमारी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 1,8 बिलियन, जो तकरीबन हमारी कुल दुनिया की आबादी का 24-25% बन रहे हैं, यानी तकरीबन एक तिहाई से कुछ कम। तो अब इतने ज्यादा लोग हैं और फिर आगे मुसलमानों की तादाद बढ़ती भी जा रही है। तो अब इतने लोगों को खाने पीने की जो चीजें हैं ये चाहिए हैं। तो जब इतने लोगों के लिए ये चीजें दरकार होंगी, बस इसका किया बेची। अब ये खरीदने बेचने का जो सिलसिला है, तो इससे बिजनेस इंडस्ट्री जो है ना जन्म लेगी, जो हमारी हलाल फूड इंडस्ट्री के तहत आएगी। क्योंकि मुसलमान जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें वो उनसे ताल्लुक़ रखने वाली हैं, तो उनका शरीयत के मुताबिक हलाल होना ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो है ना एक सबब है और मुसलमानों की आबादी से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जो हलाल फूड इंडस्ट्री का हजम है वो 415 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ी तादाद है। यानी दुनिया में बहुत ही ज्यादा तादाद में जो हलाल इंडस्ट्री है,
का कारोबार किया जाए, इसमें कोरोना जितनी सब शामिल वो बहुत स्ट्रिक्ट नाम देता है। हलाल फूड की दरामदात, यानी जो मुसलमान ममालिक दीगर ममालिक से मंगवाते हैं बाहर से चीजें। अब बाहर वो गैर मुस्लिम ममालिक भी होते हैं और बाज़ औक़ात मुस्लिम ममालिक होते हैं। तो अब एक मुल्क बाहर से चीज मंगवा रहा है तो अब उसके लिए जो है ना, इसमें ये चीज जरूरी होती है कि उसको मालूम हो कि जो चीज उसने मंगवाई है वो कहाँ बनी है, कैसे बनी है, उसके अज्जा क्या हैं। तो जितनी जिस मुल्क की दरामदात ज्यादा होंगी, उतना ही उस मुल्क के लिए जो हलाल का कंसेप्ट है इसमें रिस्क पैदा। तो इस हवाले से 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है ना, बैरूनी ममालिक से तकरीबन 10 अरब डॉलर की खाने पीने की अशिया दरामद करता है। तो जब बाहर से इतनी ज्यादा चीजें खाने पीने के हवाले से आएंगी, और सारी चीजें मुसलमान ममालिक से नहीं आती, बहुत सारी चीजें गैर मुस्लिम ममालिक से आती हैं। तो इसलिए हमारा इस्लामी मुल्क, उसमें हलाल फूड की जो दरामदात हैं जो बाहर दुनिया से मंगवाते हैं, वो 70 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। और ये आपको सुनकर हैरानी होनी चाहिए कि इंडोनेशिया को जो सबसे ज्यादा बीफ गोश्त है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सप्लाई किया जाता है, जो कि गैर मुस्लिम मुल्क। अब गोश्त जिसमें असल हुर्मत है, और वो एक गैर मुस्लिम मुल्क से आ रहा है। और गोश्त के बारे में आप लोगों ने उसूल पढ़ा है कि अगर वो मुस्लिम की नज़र से गायब हो जाए, काफिर के हाथ में चला जाए, तो उसमें हुर्मत आ जाती है, अगरचे वो पहले ज़बाह शरी हुआ हो। बकिया ऐसे मसाइल आप लोग खुद पढ़िएगा। यानी इतना बड़ा ये रिस्क है, और ये इतना ज़्यादा गोश्त दीगर ममालिक से मंगवा रहे हैं और वो गैर मुस्लिम ममालिक से। तो ये हमारे लिए जो है ना काफ़ी हैरानी वाली बात भी है, और हमारे लिए जो है ना काबिल तवज्जो बात भी है कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ये बहुत अहम मसला है। इसी तरह ब्राज़ील से 1 मिलियन हलाल चिकन 100 से जायद ममालिक को बरामद किया जाता है। यानी ब्राज़ील ये भी एक गैर मुस्लिम मुल्क है। तो वहां से जो है ना वो हलाल चिकन दे रहे हैं मुसलमानों को, गैर मुस्लिम। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस इंडस्ट्री में हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे उलमा की, कि वो आगे आएं और इस काम को जो है ना खुद देखें, और उसमें जो हमारे लोग हैं उनकी रहनुमाई करें। इसमें 3 लाख टन हलाल बीफ जो है ना, ये सऊदी अरब को, खलीजी ममालिक जो दीगर हैं, यूएई और बहरीन वगैरह, ये दीगर ममालिक, मिस्र और ईरान वगैरह को बरामद किया जा रहा है। तो ये आप देख लें कि ये ब्राज़ील एक गैर मुस्लिम मुल्क है, तो किस तरह एक गैर मुस्लिम मुल्क से इतना ज़्यादा गोश्त आ रहा है। और एक से नहीं, ये कई ममालिक से। इस एक और इसके साथ लाख मेट्रिक टन चिकन ये सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, यमन और दूसरे इस्लामी मालिक जो है ना उनको आता है। तो ये आप देख लीजिए कि कैसे जो है ना एक गैर मुस्लिम मुल्क से, ये कैसे एक गैर मुस्लिम मुल्क से जो गोश्त है वो मुसलमान मुल्कों में आ रहा है, जहाँ मुसलमानों की ही आबादी है। तो इस सूरत हाल में आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मुसलमान ममालिक में इसकी कितनी ज़रूरत है कि हम हमारे जो हुक्मरान हैं, जो इदारों में लोग हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करें, उनको हम गाइड करें, आगे आएं कि इसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड बनते हैं, जो दीगर हमारे हलाल के हवाले से इंडस्ट्री है, तो उसमें ये इसको थोड़ा एक तो देखें कि है ना दुनियावी इदारे हैं वो किस तरह काम करते हैं, और कैसे उनका सेटअप है वो सारा। और दूसरा फिकुल हलाल, इसको हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें कि हम एक यूं समझ लें, एक जैली इसको हम टर्म दें, तो इसके तहत हमें कितनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी फिकुल हलाल के एक शोबे के तहत। हलाल और हराम के लिहाज से अगर हम इसको इस्लामिक चैप्टर्स के लिहाज से देखें, तो कौन कौन से अबवाब, फिकही अबवाब इसके ख्याल हैं जो तहारत के लिहाज से आएंगे। बहुत सारे मसाइल हैं जो किताबुल अशरिबा में से आएंगे। बहुत सारे
मसाइल फिकुल हलाल के एक ये नुकता। तो हलाल मैं आपने कहूँ, कभी भी आपसे कोई हलाल इंडस्ट्री का पूछे क्या होती है, तो वो आप बयान कर सकें, या आप चाहें तो नोट भी कर लें कि आलमी मईशत में हलाल इंडस्ट्री, या अगर इसको हम आलमी में ना लेके जाएं तो पाकिस्तान की हलाल इंडस्ट्री, तो उसमें फिर पाकिस्तान की आ जाएगा ये, कि एक ऐसी सनत जो हलाल फूड, हलाल कॉस्मेटिक और हलाल दवासाजी, मुस्लिम दोस्त सियाहत और सप्लाई चेन, हलाल फैशन, हलाल मीडिया और तफरीह, और आलमी सतह पर मुस्लिम सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दीगर मार्केटों पर मुश्तमिल ये एक सनत है। यानी कि ये एक ऐसा आप इसको सनत कह लें, इदारा कह लें, एक ऐसी इंडस्ट्री कह लें कि जिसमें बहुत सारी झैली इंडस्ट्रियां हैं। उसमें हलाल फूड, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उसमें, जैसे शैम्पू, साबुन, और जो वगैरह का सामान होता है, ये जितनी चीजें हैं ये इसमें आएंगी। और हलाल दवा साजी, अद्वियात, आपको पता है अद्वियात में भी हलाल और हराम के बहुत मसाइल बनते हैं। बाज़ जगहों पे नरमी भी होती है, बाज़ जगहों पे मसाइल में अपना वो बहुत ज्यादा ले जा रहे होते हैं, तो वहां पे इजाजत नहीं भी होती है हराम से इलाज करने की। तो फिर इसके बाद मुस्लिम दोस्त सियाहत, मैं आगे भी इंशाअल्लाह ताला इन पे बात करता हूँ। तो मुख्तसर में इस हवाले से ये बता दूं कि सियाहत में ये होता है कि किसी जगह पे मुसलमान जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए का एहतमाम हो, वहाँ पर माहौल ऐसा ना हो कि जो गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है, ये पर्दे वगैरह के लिहाज से दीगर चीज़ें वहाँ मुसलमानों के मुताबिक हों, अच्छा चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं, तो उसमें जो सप्लाई के इंतजामात हैं वो ऐसे हों कि जो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल हों। और फैशन जो है ना वो हलाल हो। मीडिया, उसमें जो है ना ऐसी चीजें हों कि जो है ना जो अ, मुसलमानों के लिए कहा कि ये सब हलाल इंडस्ट्री से ताल्लुक, इन सब को हम हलाल इंडस्ट्री कहते हैं। मुसलमानों की यही बढ़ती हुई आबादी और तेजी से जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, जिद्दत आ रही है, तो इसकी वजह से और मसनूआत की ज्यादा मांग है ना, और इसके अलावा मरबूत जो आलमी मईशियत है, तो ये सब मिलके हलाल सनत को एक अहम कारोबारी तबका बना देती है। कि जब इतनी सारी चीजें आ रही हैं जो बिजनेस से ताल्लुक रख रही हैं, तो अब दुनिया में लोग हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसलिए इतनी चीजें जब उनके सामने आती हैं और उनके सामने आता है कि मुसलमान ये चीजें लेते हैं, ये चीजें उनके सामने होती हैं, तो इस वजह से फिर वो इन चीजों को अपने लिए अहम समझने लगते हैं। तो इसलिए हलाल और हराम का जो कंसेप्ट है, ये तो गजा भेद नहीं है। गजा से उम्मी तौर पर हलाल और हराम का कंसेप्ट जो हमारे जहनों में होता है आमतौर पर वो यही होता है कि खाने की चीज है, अपना वही हलाल और हराम से ताल्लुक। लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हलाल और हराम से तारत के जैसे मसाइल हैं, तो वो भी इससे ताल्लुक रखती हैं। इसी तरह ये अब सिर्फ यूं समझ लें, मुसलमानों की जरूरत इस तौर पर नहीं रही कि ये आलमी कारोबार बन चुका है। मुसलमानों की तो है ही है, लेकिन गैर मुस्लिमों की जरूरत ये कैसे बन गई है कि गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो कारोबार करना चाहते हैं मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम ममालिक के साथ। तो वो जब इस सूरत हाल में मुसलमान ममालिक के साथ कारोबार करेंगे, तो मुसलमान ममालिक की एक खास ज़रूरियात हैं, वो उन ज़रूरियात को सामने रखते हुए, उन चीज़ों को सामने रखते हुए मुसलमानों को चीजें प्रोवाइड की जरूरत से नहीं है, बल्कि ये एक आलमी अब कारोबार बन चुका है। और अभी इस दौर में जो ये हलाल इंडस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा ये गैर मुस्लिम ममालिक के हाथ में है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के सामने अर्ज किया है कि जो बीफ है और चिकन है, ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील, इन ममालिक से आ रहा है। और ये आप लोगों को आपके इल्म में है कि गैर मुस्लिम ममालिक हैं। तो इसलिए ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हलाल इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और आलमी सतह पर जो है ना इसका बहुत ज़्यादा काम है। मजीद अगला पॉइंट ये है कि दुनिया के जो 5 बड़े हलाल के एक्सपोर्टर हैं वो मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुसलमान हैं हम, और हमें जो हलाल चीज़ें दे रहे हैं वो गैर मुस्लिम मालिक दे रहे हैं। तो कथा नज़र इसके कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो करनी चाहिए या वो, लेकिन इसके बावजूद कम से कम हम उलमा से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उलमा कम्युनिटी से और दीन से, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शोबे को आगे लाएं और इस शोबे में लोगों की रहनुमाई करें। हमारी जो चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं तो हम उनमें, हमारे जो इदारे हैं उनका साथ दें। हलाल इंडस्ट्री में हलाल अशिया की अकसाम, हलाल फूड जैसे अर्ज किया है, और हलाल दवासाजी, हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल सियाहत और हलाल मीडिया वगैरह। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है वो फूड ही है, जैसा आपके सामने एक चार्ट भी नजर आ रहा होगा वीडियो में जो हमारे साथ है। और 10% ये हैं जो हलाल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, और कॉस्मेटिक्स में 11% है, और जो दीगर अशिया हैं ये 2%। तो सबसे ज्यादा जो है, लेकिन दीगर चीजें भी शामिल हैं। तो ये सब मिलकर जो है ना एक इंडस्ट्री बनाती हैं। तो इन सब में जो है ना हमें काम करने की जरूरत है। हलाल फूड में क्या क्या आता है? गंदम हो गई, गोश्त हो गई, दालें, खुर्दनी ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट, चॉकलेट्स वगैरह, ये और भी दीगर चीजें। चॉकलेट्स चूंकि अमूमन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, मंगवाई जाती हैं, तो इसलिए इनका जिक्र भी किया है। तो गंदम तो वाजे है कि कुदरती चीज़ है तो हलाल है, इसमें हराम का उस तरह कोई वाजे कंसेप्ट नहीं है। यानी जब तक इसमें अगरचे गैर मुस्लिम ममालिक से भी मंगवाएं। तो गोश्त है, ये बहुत अहम मसला है, जैसा कि अर्ज की असल इसमें हुर्मत है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, ऑयल, इसमें ये बहुत ही शामिल जाते हैं, तो इसमें भी चेक करने की ज़रूरत है। हलाल के हवाले से डेयरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उनमें भी दीगर अज्जा शामिल किए जाते हैं, तो उनमें भी हलाल के हवाले से चीज़ें सामने रखने की ज़रूरत है। हलाल दवा साजी, हलाल दवा साजी में आजकल बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं कि जिनमें अल्कोहल डाली जाती है, और बहुत सारी ऐसी हैं जो हशरातुल अर्थ से बनती हैं, कीड़े मकोड़े। बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो जिलेटिन से बनती हैं। और अगर हशरातुल अर्थ से हैं तो आप समझते हैं कि वैसे किसी खास अद्वियात के मैं बात नहीं करूंगा, उमूमन हशरातुल अर्थ से जो अद्वियात हैं तो उनकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि हशरातुल अर्थ इस्लाम में खाना ये जायज़ नहीं है। अल्कोहल के हवाले से अद्वियात में तखफीफ मौजूद है हमारे उलमाए किराम की तरफ से, वो आप समझ लीजिएगा। मैं तरह जो दीगर चीज़ें हैं जहाँ मुमानियत है वहाँ पे मुमानियत, और जो जिसकी इजाज़त है उसकी जो है ना हमें बताना है, आगे गाइड करना है, तभी लोगों को इल्म होगा। तीसरी, जिलेटन शामिल होती है। जिलेटन ये गूंद की तरह का ही एक मादा होता है, ये मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा ये हासिल होता है ये जानवरों से हासिल होता है, उनके बालों से, खाल से। तो इन चीज़ों से इसको बनाया जाता है। अब इसमें भी अब जो जानवरों से जो चीज़ हासिल हो रही है, तो उसमें भी आपको पता है कि जानवर हलाल होना चाहिए और ज़बह शरई होना चाहिए। मज़ीद इसकी तफसील है और कुछ इसमें भी तखफीफ भी मौजूद है। तो वो आप इंशाअल्लाह ताला इस फील्ड में आगे आएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा। डालना भी मना होते हैं, तो इसलिए अभी ऐसी अद्वियात हैं तो उनके हवाले से भी हमें गाइड करना चाहिए, चीज़ें सामने रखनी चाहिए। और ऐसी अद्वियात भी आजकल बनती हैं जो जान लेने के लिए, खुदकुशी के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है। अब उनका क्या मामलात हैं, तो ये सारी ना इस हलाल दवासाजी के अंदर आएंगी। हलाल कॉस्मेटिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये चंद चीज़ें यहाँ आपके सामने जिक्र की हैं, अगर इनकी सैली अगर हम जाएं तो बहुत चीज़ें बनती हैं। साबुन, शैम्पू, लोशन, अतरियात, परफ्यूम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और मेकअप का दीगर सामान वगैरह। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अज्जा से मिलकर बनती हैं।
अब इतने ज्यादा जब अज्जा शामिल होते हैं और फिर हम भी गैर मुस्लिम ममालिक से, तो फिर इसमें आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम ममालिक में इस चीज़ का कंसेप्ट तो है नहीं कि वो हलाल चीज़ का इल्तिज़ाम करें। तो वो जो चीज़ उनके बराबर आती है, जिसको अच्छा समझते हैं, जो उनके लिए कम दामों में पड़ रही होती है, जो चीज़ उसमें कि चीज़ अच्छी बनेगी, तो वो उससे बना लेते हैं। अब फिर इनका हमारे लिए मसला बनता है, फिर बाहर से जो ये चीज़ें आती हैं, तो अब उनको चेक करना, और ये सारी चीजें आप लोगों के सामने होनी चाहिए आपकी नज़र में। हलाल सियाहत और मीडिया वगैरह, इसके हवाले से भी अभी ये पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी हालिया 2-4 वर्षों में ये जो ज़ैली शोबा है हलाल इंडस्ट्री का, ये भी बहुत ज़्यादा परवान पकड़ रहा है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुसलमान सयाहों, जिनमें मलेशिया, तुर्की और अरब अमारात के शहरी सर फहरिस्त हैं, उन्होंने सियाहत पर 130 अरब डॉलर खर्च किए, जो दुनिया की मजमूई सियाहत 2020 तक बढ़कर 200 अरब डॉलर हो जाएंगे, ये 2000 में। तो अब 2024 से ये और आगे बढ़ रहे हैं। अब मुसलमान जो है ना, ये कहीं सैर करने के लिए जा रहे हैं, कहीं विजिट करने के लिए जा रहे हैं, बाद लोग फैमिली के साथ जाते हैं। तो आप समझते हैं कि मुसलमान अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता है, तो वो चाहता है कि जो खालिस यूरोप का माहौल है, अगर किसी यूरोपीय कंट्री में जाता है, तो वो चाह रहा होता है कि यहाँ मेरी फैमिली के लिए कुछ पर्दे का एहतमाम हो, और उसको नमाज के लिए जो है ना जगह चाहिए होती है, और इस तरह के जो चीज़ें होती हैं कि उसको हलाल खाना भी वहाँ पर मैसर हो। तो ये चीज़ें हलाल सियाहत से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसलिए इस चीज को जो है ना आलमी तौर पर, खास करके जो कारोबारी तबका है, वो इस चीज को अपने सामने रखता है, और वो इस हवाले से भी काम करता है। और इस हवाले से क्या क्या हिदायत होनी चाहिए उनके लिए, तो ये भी हमारे और हमारे किराम उनकी रहनुमाई करेंगे। ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक 2022 छुट्टियां कारों वो 220 अरब डॉलर था। और जैसे ऊपर बताया था कि 200 अरब डॉलर हो जाएंगे, तो उससे बढ़ चुका है। इसी तरह हलाल खाना ही, यानी वो समझते हैं आपके, एक चीज है कि मुसलमान से हमको किसी भी चीज से बढ़कर जो है ना अजीज होता है। मुसलमान कहीं भी जाए तो, और अगर उसको कुछ हो ना हो, खाना कम से कम खाने पे मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करते। तो इसलिए ये बहुत हलाल सियाहत में जब आएगी बारी, तो वहां पर फिर बात उसी चीज की आ जाएगी कि वहां पे खाना होना चाहिए। वहां पे जो है ना हलाल होटल जिन्होंने इसका इंतजाम किया होता है, तो वो ना जहाँ नमाज वगैरह भी फराहम करते हैं, इर्द गिर्द कम हो इसलिए, और पर जगह जगह होती हैं। और फिर होटलों का जो अमला है, जैसे थोड़ा मजहबी बंदा हो, तो वो जैसे यूरोपियन ममालिक में औरतें अगर वहां पर चीजें डिलीवर करती, वो इन चीजें मुसलमानों के लिए वो नहीं करेंगे। तो ये चीज जो है ना, ये हलाल सियाहत से ताल्लुक रखेगी। अगली चीज है गैर मुस्लिम ममालिक से दरामद की जाने वाली अशिया में हराम चीजों की मिलावट का अंदेशा। इस हवाले से यूरोप और अमेरिका वगैरह जितनी भी ये ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, इनमें जो सबसे ज़्यादा गोश्त वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए जो बुनियादी इंतखाब सूर है, सूर का गोश्त ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो सूर के, उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं, और ये हज़ारों की तादाद में उनके मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं। हमारे यहाँ जैसे मुर्गियों के फार्म हैं या दीगर चीज़ों के फार्म होते हैं, तो उनके यहाँ ये फिर इनको प्रोसेस हो, तो उसकी चर्बी ज्यादा होगी इसमें। और जो लोग फिर चर्बी नहीं खाते और उम्मन वो बचते हैं, तो अब इस चर्बी का वो हल करने के लिए उन्होंने एक महकमा बनाया, और उसके तहत उन्होंने फिर पहले तो शुरू शुरू में इसको जलाते थे, ये काफी पहले की रिपोर्ट है। शुरू में इसको जलाते थे, फिर उन्होंने जो है ना इससे साबुन बनाने का तजर्बा भी किया। तो वो भी कुछ काम किया, फिर मुसलमान ममालिक की तरफ से जब एतराज वगैरह हुआ, तो फिर जब वो उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया, फिर जिनमें होता था वहाँ वो ये नंबर लगा देते थे कि इसमें शामिल है या इसमें नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें होती थी।
तो ये बहुत बड़ा एक मसला है कि ये ममालिक कसीर तादाद में इनके पास सूर की चर्बी होती है। तो मुख्तलिफ चीज़ें जहाँ भी चर्बी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा ये अंदेशा होता है कि ये उसमें ये वाली चर्बी इस्तेमाल करेंगे। और आप समझते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक सूर ये हराम का तस्वुर नहीं कर सकता। तो इसलिए इस चीज़ को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये पूरा एक प्रोसेस उसके बाद हुआ, और मुसलमानों मालों की तरफ से जब उस पर पाबंदी वगैरह लगी तो फिर उन्होंने इसका मुतबादिल जो तरीकाकार था वो अपनाया, और फिर आगे जो मामलात हैं वो तय पाए। ये आप लोगों के सामने मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं आलमी सतह पर, और इसके अलावा कि कैसे हमारे इर्द गिर्द का ये माहौल है आलमी सतह का, हलाल इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो अब इनमें कितनी ज़्यादा जो है ना पहलू मौजूद हैं गैर इख्तियाती के, वहाँ पर हराम अज्जा शामिल हो सकते हैं। अब गोश्त गैर बहुत मांस जो है वो दूसरी तरफ का है। और फिर आपको मालूम ही होगा कि गैर मुस्लिम ममालिक में उमूमन मशीनी ज़बीहा है, और मशीनी ज़बीहा भी हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। तो जब वो जायज़ ही नहीं है, अब वो मुस्लिम ममालिक में आ रहा है, तो फिर ये भी बहुत बड़ा मसला है। फिर अगर चलें पाकिस्तान नहीं आ रहा, किसी और मुल्क में आ रहा है, तो अब पाकिस्तान के लोग भी तो वहां जाते हैं, वहां होटल मिल रहा है, होटल में मिल रहा है। और जो हमारे पाकिस्तान से वहां गए वो तो इस तौर पे गए थे, उनके इल्म में तो नहीं था, वो तो समझ रहे थे कि यहाँ आमतौर पर जैसे हम करते हैं तो ये भी वैसे करते होंगे। अब वहां बाहर से आ रहा है, तो चलें आपको मालूम नहीं है, एक चीज आपने खा ली तो शहीद पर आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी पहले बयान किया था कि अगर आप हराम चीज खाएंगे लेकिन तो आपने नहीं, तो कहीं उसका असर तो पड़ सकता है ना हम पे। तो इसलिए ये भी एक जो है ना जो करने वाला पहलू है हमारे सामने, कि हम इसको देखें। अब जो हलाल के मसाइल हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जो इस्लामिक ममालिक हैं ये अपने अपने स्टैंडर्ड बनाते हैं, जो उनके मुल्क में राइज होते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी चीज़ होगी हलाल के हवाले से वो इस मेयार की होनी चाहिए, और ये चीज़ हलाल है ये हराम है। तो हर मुल्क स्टैंडर्ड बनाता है। तो वैसे तो मुल्क भी बनाते हैं, बाज़ ज़ैली इदारे और तंजीमात भी बनाती हैं। ये एक मुख्तसर सा मैंने आपके सामने इसका तारुफ रखता हूँ कि किसी भी मुल्क तंजीम इदारे के तहत मसनूआत व खिदमात, खिदमात में यूँ समझ लें आप जैसे इजारे के मसाइल हैं, यानी सर्विसेज जो होती हैं ये भी हलाल के तहत यानी बहुत सारी चीज़ों जगहों में आती हैं। तो खिदमात से ये मुराद है। मसनूआत और खिदमात की शरीकार तश्कील दिया जाता है, जिसे बनाने में शरीय स्कॉलर माहिरीन और शोबे के जो टेक्निकल अफराद पर मुश्तमिल टीम होती है। तो वो सब मिल बैठते हैं और उस पर जो है ना अबहास होती हैं, करारदादें पास होती हैं, तो उसके जरिए मिल के ये पूरी एक शिक तैयार करते हैं। फिर उस सब शिक्के मिल के तो पूरा एक स्टैंडर्ड बनता है। बाज़ औक़ात इसमें कई कई दिन कई महीने बाज़ औक़ात यूं लगाते हैं इब्तदान, फिर बाद में बाज़ औक़ात उसमें तब्दीली वगैरह करनी होती है या कोई चीज़ ऐड करनी होती है, तो फिर उसके अलग से अजलास और मामलात होते हैं। तो ये सारा सिस्टम है। अब इसमें बहुत सारी जगहों पर फिक के मसाइल को भी बयान किया जाता है। तो अब फिक में कौन सा मसला मुफ्तबही है, कौन सा मसला यहाँ पर हमारे हवाले से जिक्र करना चाहिए, तो ये उलमाए किराम बयान करेंगे, और हम लोग आगे इस शोबे में आएंगे जो तो हम तो अलग अलग भी बनाया जाता है फिक के लिहाज से। और आम तौर पर जो है ना अब जो आलमी तौर पर मईशियत का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए लोगों ने ऐसा भी शुरू कर दिया कि मज़ाहिब अरबा के मसाइल जो भी उनको लगा कि आसान है उसको ले लिया, और उस तरह के स्टैंडर्ड भी बना दिए। तो अब ये आप समझते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बिला ज़रूरत शरई किसी दूसरे का मसला ऐसे नहीं ले सकते। इसके लिए
बाकायदा मुफ्तियान इकराम की जो है ना इजाज़त फतवा दरकार होता है। तो जो इंडस्ट्री से मुताल्लिका लोग होते हैं वो बाज़ औक़ात इस चीज़ की एहतियात को सामने नहीं रखते और वो इस तरह ले लेते हैं। तो इसलिए अगर मजबूत हमारे उलमाए किराम आगे जाएंगे और वो उनके सामने चीज़ें रखेंगे कि हम इस चीज़ के जो है ना नहीं अहल सी, तो ये सब मिलके जो मसाइल हैं इंडस्ट्री के, उनकी तफ्तीश और हल के लिए मुख्तलिफ उसूल ज़ाबित बनाते हैं। फिर इनकी रोशनी में जो स्टैंडर्ड होता है जो एक मुल्क या कोई भी बड़ी तंजीम बड़ा इदारा बनाता है, तो उसकी रोशनी में फिर जो नीचे छोटे छोटे इदारे काम कर रहे होते हैं जो सर्टिफिकेशन वगैरह चीज़ों की करते हैं, उनको सनद जारी करते हैं ये चीज़ हलाल है, एक्सन सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो उस स्टैंडर्ड को सामने रख के वो उसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। बहुत सारी जो झेली इदारे हैं वो बाज़ औक़ात कोई पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक कर रहा होता है, कोई किसी दूसरे मुल्क के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहा होता है, कोई किसी आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी सर्टिफिकेशन दे रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना सामने होनी चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन ये मैंने आप लोगों के सामने अर्ज कर दिया है। अभी आगे पाकिस्तान का हलाल स्टैंडर्ड, इसका नाम जो अभी हमारे पास एक नया भी राइज हो चुका है, पहले का भी मैं आपको लोगों को एक व्यू दिखाऊंगा। ये PS 2019, PS 3733, ये 2019 हमारा 2019 का स्टैंडर्ड है। 2019 में ये डेवलप हुआ और इसको रिन्यू किया गया। तो इसके 4 हिस्से थे और अभी एक नया स्टैंडर्ड 2022 में बना है हलाल का स्टैंडर्ड, वो एक हिस्से पर मुश्तमिल है। तो वो अब शॉर्ट कर दिया गया, उसमें से जो 4 हिस्सों वाला था उसको शॉर्ट करके तो एक बना दिया गया। ये उसका आप एक लुक देख लें आप लोगों के सामने। जो बाएं तरफ है पार्ट 1, PS 3733 2019, पाकिस्तान स्टैंडर्ड फॉर हलाल मैनेजमेंट सिस्टम। ये 1 है, तरह 2 है, तरह तीसरा पार्ट पार्ट 2019 वाला जो स्टैंडर्ड है वो है। इसका मुख्तसर तारुफ मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो तफसील इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर है वो ये स्टैंडर्ड पर ही है, वो उसमें आप तफसील से पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और किस हवाले से जो है ना हमें उन स्टैंडर्ड को देखना चाहिए, हम उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, क्या तजावीज़ दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना आप लोगों के जहनों में होनी चाहिए। पहला हिस्सा जो हलाल का स्टैंडर्ड है ये पाकिस्तान का है। इसमें तारीफात और बुनियादी बातें हैं, जो एक बुनियादी आगे जो 3 स्टैंडर्ड में बयान होना है, तो उस हवाले से उन्होंने मुकदमा जिसको आप कह सकते हैं हमारे यहाँ, तो मुकदमे पर ये मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा इसमें ये बयान हुआ है कि जो फैन है सप्लाई का एक निज़ाम होता है, उसमें किसी भी तंजीम या इंडस्ट्री के लिए हाल में नए सिस्टम के क्या क्या तकाजे और ज़रूरियात हैं उनको पूरी करनी है। उसमें उन्होंने बाकायदा चीज़ें बनाई हैं कि आपकी पैकिंग कैसी होनी, आपके इदारे में जो है ना माहौल कैसा होना चाहिए, आपकी जो चीज़ें हैं वो दरामद बरामद के लिहाज से उनका जो पूरा निज़ाम है सेटअप है वो किस तरह का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस हिस्से में बयान की हैं। तीसरा जो है वो जानवरों की स्लॉटरिंग कैसे की जाए, उनको ज़बह कैसे किया जाए, इसके क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या अहकाम हैं, ये इन्होंने आम जानवरों के वो बयान किए हैं तीसरे हिस्से में। और चौथे हिस्से में खास उन्होंने मुर्गियों के हवाले से और परिंदों के हवाले से कि उनको ज़बह कैसे करना है, उनके क्या क्या अहकाम है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये उन्होंने चौथे हिस्से में बयान किया है। तो अब जो नया स्टैंडर्ड बना है वो उन्होंने क्या किया है कि जो तीसरा और चौथा है ये तकरीबन मिलते क्योंकि दवा के हकाम मसा होगा, तो इसको भी शॉर्ट कर दिया। और जो पहला और दूसरा था उसको भी थोड़ा सा मर्ज करके, तो ये जो 2000 वो सिर्फ से रही। अच्छा, हम लोग क्योंकि जो है ना दीनी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और शरीयत से चीज़ों को हम लोग देख रहे होते हैं, तो स्टैंडर्ड के अंदर भी बहुत सारे मसले भी बयान होते हैं, शरी मसाइल। तो अब वहाँ पर हम लोगों का होना ज़रूरी है। अब वहाँ पर ये एक उन्होंने तारीफ की गई हराम जो जानवर है उसकी, उसमें उन्होंने ये कहा कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह शुदा जानवर हराम है।
अब चूंकि इस स्टैंडर्ड के जो तैयारी में जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग से मेरी मुराद बदमज़हब, वो इसमें शामिल हैं, तो वो आप समझते हैं कि इससे जो है ना कोई बईद नहीं है कि उन्होंने ये इसमें ज़बह के वक्त की कैद नहीं लगाई। तो इससे मुराद वो लेते हैं जो हमारे यहाँ हम बुजुर्गों हम बुजुर्गों के सवाब के अनवर जमीन के रूह से वो उनको भी हराम डिक्लेयर करें। तो अगर हम लोग आगे हों, हमारे बंदे आगे हों, तो वो वहां पर उनको कहते कि हम लोग जो है ना इसकी जो तशरीह है इस मसले की, वो ये है कि यहाँ पर ज़बह की वक्त की कैद भी होनी चाहिए थी, कि ज़बह के वक्त जब किसी जानवर पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए तो उस वक्त जानवर हराम होता है। तो ये चीज है ना, अगर हम होते या हम आगे जाएं तो इस चीज को, इन चीजों को हम लोग सामने रखें। दूसरी चीज, अब बंदूक से शिकार किया गया हो तो ये हमारे नजदीक हलाल नहीं है, ये जबकि स्टैंडर्ड में इन्होंने इसको हलाल करार दिया है। तो अब ये चीज भी जो है ना जवाब दें, तो ये चीज इसी तरह के बहुत सारे ये आलमी स्टैंडर्ड में भी है कि जब किसी हलाल चीज को हराम चीज वाला नाम देंगे तो तमाम स्टैंडर्ड उसको जो है ना हराम चीज डिक्लेयर कर देते हैं कि ये चीज अब हराम है। जैसे ये एक बहुत मशहूर बर्गर है, हार्ड डॉग बर्गर। अब डॉग ये कुत्ते को बोलते हैं, अब ये इसका नाम के साथ लगा है बर्गर के। अब बर्गर है, आप समझते हैं बर्गर, उसमें बाहर इस तरह का कोई मसला नहीं होता, और जो गोश्त के अलावा अशिया हैं उनमें असल हिल्लत है। और उसको सिर्फ नाम की वजह से एक हलाल चीज को आप, चीज को हराम नहीं, हाँ नाम आपने जो उसको गलत दिया है, हराम वाला दिया है, ये चीज आपकी गलत है। और इसकी जो शरीर जिम्मेदारी बनती है, जो भी शरीर बनता है वो अलग है। पानी को आप कह रहे हैं तो वो पानी हो जाएगा, तो जायज ही हो जाएगा। अगर ये हमारा नहीं है कि चीज डिक्लेयर ना हो, वो उनका फेल है, उसको कहना, अमल जो उनका कौल है, ये इसको गलत करार दिया जाए। ये आपके सामने मैंने तीन चीजें रखी हैं, मजीद आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा आप गौर फिक्र से पढ़ेंगे समझेंगे, और कुछ आप तजवीज़ अपनी तरफ से कुछ अपना तजावीज़ हैं उनको कि ये इस तरह होना चाहिए, तो आप उसका एक तामीरी तनकीदी जायजा भी स्टैंडर्ड का ले सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास ये आप देख लें, मुस्लिम ममालिक के चूंकि स्टैंडर्ड होते हैं, ये दुबई का एक स्टैंडर्ड है, DMS 032, ये उसकी एक लुक आप लोगों के सामने है। ये GCC स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये GSO का स्टैंडर्ड है। ये गल्फ कंट्रीज इनको बोला जाता है। गल्फ कंट्रीज में ये सऊदी अरब आ जाता है, इसी तरह बहरीन, UAE वगैरह भी आ जाते हैं, और जैली भी, तो उनका स्टैंडर्ड है। अब इसका भी मुताला करना है आप लोग, और जो पहले गुजरे हैं कि कौन से ममालिक में किन चीज़ों को हलाल डिक्लेयर किया, कौन सी चीज़ों को हराम, तो इन सब का भी यानी आपके जहन में, आपके इल्म में लोग मसाइल पूछते हैं, तो उस हवाले से आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए। हलाल सेक्टर का तारुफ, पाकिस्तान में हलाल का जो इंतजाम है, इदारे हैं, कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, मुख्तसर में आपके सामने रखूंगा। बकिया इंशाल्लाह ताला ये आपके सुपुर्द है, आप लोग आगे आएं। और खुसूसन एक मकसद इस कोर्स का, आप जो दो दर्जे हैं साबिया और दोरे का, ये भी था कि आगे तखस्सुस में हम तखस्सुस फी फ़िक्ल हनफी व फ़िक्ल हलाल भी इधर लाहौर में अभी शुरू किया है इस साल, और आगे भी जारी रहेगा भी आप लोग हैं। और फिर आगे बढ़ने तौर पर पांच अहम सुतून हैं हलाल मैनेजमेंट सिस्टम के पाकिस्तान में। तो ये पांच इदारे: PHA पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी, पनेक पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसी तरह PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, और CB's सर्टिफिकेशन बॉडीज, इसी तरह PCSIR पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक
एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये 5 अहम अदारे हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आगे इसका तारुफ भी करवा देता हूँ। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी, PHA इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये अ, हलाल के हवाले से तो उनकी जमी मार्केट और उसमें, और इस अलावा जो बैरून मुल्क से चीज़ें लाई जाती हैं या लेके जाने के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, तो उनमें हलाल और हराम का जो पता लगाना होता है या उसकी जो तफ्तीश वगैरह करनी होती है, जो उसके मामलात हैं, ये पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा है, तो ये चीज़ें जो है ना वो देखता है। पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये एक पाकिस्तान का इदारा है, 1998 में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये कायम हुआ है। ये इदारा तीन मेन चीज़ें हैं कि लेबॉर्ट्रीज, इंस्पेक्शन बॉडीज और सर्टिफिकेशन बॉडी, ये इनको रजिस्टर करता है। जो हमारे जो फिकुल हलाल से या हलाल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली वो सर्टिफिकेशन बॉडी हैं, कि जो हमारी जो बॉडियाँ सनद जारी करती हैं, हलाल का सर्टिफिकेट जारी करती हैं, वो इस इदारे में रजिस्टर्ड होती हैं। लाजिमी नहीं है यार उसके लिए, सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए, CB के लिए, सर्टिफिकेशन बॉडी को शॉर्ट फॉर्म में CB बोलते हैं, CB। तो लाजमी नहीं है, लेकिन चूंकि जो रजिस्टर्ड हो जाती है उसका फिर मेयार बढ़ जाता है। एक स्कूल किसी खास ब्रांच से ताल्लुक रखता है और एक लोकल है, तो दोनों में फर्क होता है। तो ऐसे ही जो CB है ना, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड होती है, उसका मेयार और होता है और उसकी जो मकबूलियत होती है वो और होती है, और जो इसके अलावा होती हैं वो और होती हैं। फिर ये इदारा रजिस्टर करके फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी मुख्तलिफ औकात में करता रहता है। तो इस तरह का जो है ना ये मामला सर अंजाम देता है। इससे अगला, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ये बहुत अहम आ रहा है इस लिहाज से कि ये हलाल के जो स्टैंडर्ड हैं वो बनाता है। सिर्फ हलाल के नहीं बनाता, बहुत सारे ये स्टैंडर्ड बनाता है, बहुत सारे बहुत यानी इंडस्ट्रियों से दीगर भी जो हैं। लेकिन चूंकि हलाल का भी बनाता है, तो इसलिए हलाल स्टैंडर्ड के लिहाज से हमारे लिए ये अहम है। तो इसलिए इस इदारे को भी हमारे मद्देनजर होना चाहिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल अथॉरिटी। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक लेबॉर्ट्री है। पाकिस्तान सतह पे लाहौर में भी ब्रांच है और भी मुख्तलिफ शहरों में इसकी ब्रांचेस हैं। ये बहुत सी चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर हलाल से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है, मैं आप लोगों के सामने मिसाल रखता हूँ। किसी जगह से गोश्त पकड़ा जाता है और मालिक ये दावा करता है कि ये हलाल है और ये गाय का है या भैंस का है, किसी इस चीज का, जबकि जो दीगर हैं, जो जिस कंपनी ने, इदारे ने उस जगह पे छापा मारा, वो कहते हैं कि नहीं, ये आपने गधे का या किसी हराम जानवर का है। तो अब अगर ये केस आगे जाता है, तो फिर जब इस पर मजीद रिसर्च होगी, तो अब ये केस आएगा इन अपना लेबोरेटरी में। अब यहाँ पर उसका टेस्ट वगैरह करके तो फिर उसको वो उनको बताएंगे कि ये किस चीज का है। इस तरह की और भी मिसालें हो सकती हैं। तो यानी ये की जो है ना ये लेबोरेटरी इसमें होती है रिसर्च वगैरह, इस लिहाज से। अगली चीज है हमारे पास CB, सर्टिफिकेशन बॉडी। इसमें क्या होता है कि आप हलाल की जो है ना एक CB बनाते हैं, इदारा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने करम किया तो हम दास्तान के तहत भी कोशिश करेंगे। तो वो ये है कि सर्टिफिकेशन बॉडी आप बनाएंगे। आपका एक इदारा होगा रजिस्टर्ड, उसको कोई भी आप नाम देंगे, उसके तहत आपके पास उलमाए किराम भी होंगे और जो हलाल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी होंगे। ये दोनों मिलके किसी, कोई इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पर बिस्किट की फैक्ट्री है, वो कहती है, तो वो इस कंपनी के पास आएगी और आपको इनको सारी अपनी तफसीलात देगी, और ये कंपनी जाएगी उनके पास, उनकी कंपनी का विजिट करेगी। इसके जो शरीय एडवाइजर हैं, जो उलमाए किराम हैं, वो भी जाएंगे, और जो टेक्निकल टीम है वो भी जाएगी। टेक्निकल टीम टेक्निकल जो है ना मामलात हैं उनको देखेगी, और जो शरी मामलात हैं शरी एडवाइजर देखेंगे। और जब सब कुछ ओके होगा, तो फिर ये उनको सर्टिफिकेट जारी करेगी, और फिर उनसे जो फीस वगैरह होती है वो भी जो है ना वसूल करते हैं। फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह का सिलसिला भी ये करवाते हैं उन इंडस्ट्री वगैरह को। तो ये इस तरह के इसके ज़ैली मामलात होते हैं। तो
ये अपना हलाल के हवाले से, इस तरह की और भी सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, लेकिन हलाल के हवाले से इसका ये कंसेप्ट है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, कुछ आप लोगों को पहले बयान भी कर दिया है, फिर एक बार देख लीजिए कि हलाल सर्टिफिकेशन मसनूआत या खिदमात की तस्दीक का अमल है जिनमें इन चीज़ों को शरई व फ़िक़ही और क़वानीनी जो मामलात हैं उनकी रूह से देखा जाता है। तो ये बहुत अहम चीज़ होती है कि जो कई मामलात हैं और गैर सर्टिफिकेशन को देखा जाता है, हमारे जो गैर मुस्लिम ममालिक में लोग होते हैं तो वो उन चीज़ों पे चेक करते हैं कि क्या ये हलाल है या हराम, वहाँ पे लिखा होता है तो हलाल, तो फिर वो उस पर एतमाद करते हैं और वहाँ पे जो है ना इसका बहुत ज़्यादा होता है। और पाकिस्तान में भी जो सर्टिफिकेशन है ये बहुत अहम होती है। बाज़ औक़ात मसला यूँ बन जाता है जैसे कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने सुना हो, शायद ना सुना हो, कि जो लेस पाकिस्तान की जो है ना, बल्कि दुनिया की ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान में इसके बारे में ये एक बात फैल गई थी कि इसमें सूर की चर्बी शामिल होती है। तो अब इन लोगों ने अपनी सर्टिफिकेशन करवाई हुई थी हलाल की, तो फिर इन लोगों ने वो अपना सर्टिफिकेट शो किया कि ये देख शामिल होती है, हमारे पास इसका प्रूफ मौजूद है, ये लोगों ने जाके इसकी बाकायदा चेकिंग वगैरह की है। तो इस लिहाज से वो अपने जो कस्टमर हैं उनको मुतमईन करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन को भी बाज़ औक़ात बहुत अहम लेते हैं। जो खास करके बड़े इदारे हैं या बैरूनी ममालिक के जो इदारे जो हैंडल होते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते हैं कि कहीं उनको मुआशी लिहाज से, तजारती लिहाज से नुकसान ना हो। अच्छा, सर्टिफिकेशन जो बॉडीज होती हैं इनके लिए भी स्टैंडर्ड होता है कि ये कैसे काम करेंगी, इनका क्या क्या क्राइटेरिया है, दीगर चीज़ें। ये PS 49/92/2010 का, ये इसके भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं, मामलात होते हैं। तो इनका भी जो है ना ये निज़ाम इसके लिहाज से देखा जाता है। कुछ आलमी तंजीमें जो हलाल के हवाले से ताल्लुक़ रखती हैं उनमें से इहाफ, ये एक इदारा है, इंटरनेशनल हलाल एक्रीडिटेशन फोरम। ये वही इदारा है समझे जो पाकिस्तान में पनेक के नाम से है। यूं समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में वो इदारा काम कर रहा है तो इंटरनेशनल सतह पे ये इदारा काम कर रहा है कि ये जो आलमी सतह पर करता है और फिर आलमी सतह पर इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाता है, फिर मुख्तलिफ जो बहुत सारी चीज़ें जो हलाल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं लोग उनको आपस में मिलाने का और बहुत सारे मामलात ये इदारा सर अंजाम देता है। तो ये एक इंटरनेशनल इदारा है, इस लिहाज से ये भी बहुत अहम है। और अगला इदारा समिक, ये बहुत ही अहम इदारा है इस लिहाज से कि OIC, इन दिनों में आप इसका ज्यादा नाम सुन रहे होंगे हालात के तनाजुर में। तो OIC का झेली इदारा, इस्लामिक जो ममालिक की तंजीम है, उसका जो खास हलाल के हवाले से एक इदारा काम करता है उसका नाम ये समिक है, द स्टैंडर्ड्स एंड मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक कंट्रीज। ये इदारा भी एक्रीडिटेशन भी करता है, यानी रजिस्टर्ड वगैरह। और इसी तरह मुसलमान जो ममालिक हैं इनके दरमियान में मुआशी जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए, हलाल के मुतालिक इनको भी हल करने के लिए काम करता है समिक। जो समिक ये इदारा है OIC जो मुसलमानों की तंजीम है वो मुसलमान ममालिक की, उसके तहत ये इदारा समिक ये भी स्टैंडर्ड बनाता है हलाल के। और इसका स्टैंडर्ड आप समझते हैं कि जो इसके रुकन है ममालिक उनको जो है ना किसी न किसी हद तक इसको फॉलो करना होता है। और आप समझते हैं कि जब ड्रामत बरामद का लिहाज है ना, तो अब इसमें मसला कहाँ पे आ जाता है कि एक चीज़ है वो हमारे मुल्क में हम हनफी के नज़दीक जायज़ है और किसी दूसरे शाफई मसलक में किसी दूसरे मुल्क में जायज़ नहीं है। तो अब समेक आलमी अदारा है तो इसलिए ये अब कोशिश कर रहा है कि जो इस तरह के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वो आलमी सतह पे इस तरह का फोरम बनाए और आलमी सतह पे हम एक स्टैंडर्ड बनाए जिसमें इस तरह के मसाइल को हल पेश करें। तो इन्हीं तरफ आ रहे हैं। तो इस इदारे को भी समझना और इसके मुतालिक भी जानना, इसमें जानना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हलाल से इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। बहुत सारे ममालिक पे मलके बहुत सारे ममालिक ने जो इनका स्टैंडर्ड है समिक का उसको अपने स्टैंडर्ड में एडॉप्ट कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो अब इस चीज़ को भी अपने सामने रखना ये ज़रूरी है। अगली चीज है, आप लोगों ने बहुत जगहों पे सुना होगा ISO और आगे 9001 लिखा होता है, या 14,001 या 22,000 या इस तरह की आपने अक्सर देखा होगा।
ISO चीजों के नीचे लिखा होता है। ये किस चीज का अदारा है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी स्टैंडर्ड बनाती है। लेकिन ये हलाल के स्टैंडर्ड नहीं बनाती, ये बनाती है स्टैंडर्ड जो फूड सेफ्टी से मुतालिक हूँ, जो क्वालिटी से मुतालिक हूँ, जो इन्वायरमेंट से मुतालिक हूँ। इस तरह और भी ये यानी सैकड़ों बल्कि हजारों के ये मेयारात तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो आइए ये एक आलमी इदारे होते हैं, यानी झेली इदारे। पाकिस्तान में जो PSQCA इदारा पीछे जिसका आपके सामने जिक्र किया है कि जो स्टैंडर्ड बनाता है, वो हमारा वो इदारा इस तंजीम ISO में रजिस्टर्ड है, इसको पे भी करता है, इसके मामलात भी हैं यानी फीस वगैरह। तो ये ISO ये स्टैंडर्ड बनाता है, तो इसकी बहुत ज्यादा मांग है। जैसे इसका एक खास निज़ाम, इसने एक मेयार बनाया हुआ है कि कोई चीज़ है क्वालिटी में वो खास इस मेयार की होगी। तो अब जो कारोबारी तबका है बड़ा, वो इस चीज़ को सामने रखता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, इस मेयार की होनी चाहिए। तो वो उसके लिए डिमांड करता है कि आपकी जो चीज़ का मेयार है ना वो वाला होना चाहिए जो ISO का है। तो इसलिए फिर ISO के जो है उसको सामने रखकर अपने मामला देखते हैं। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ISO ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक आज़ाद गैर सरकारी तंजीम है। ये दुनिया के बहुत सारे 167 ये अरकान हैं, और हर मुल्क में इसका एक एक रुकन मौजूद होता है, एक इदारा होता है। तो फिर ये अपने मेयारात वगैरह शाया करते हैं, तो फिर उस मुल्क में उसके जो मामलात होते हैं, वो जो झेली तंजीमें जो झेली इदारे होते हैं, तो इसके मुताबिक अपने मामलात अंजाम देते हैं। इसके तीन अहम स्टैंडर्ड: क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ISO 9001 क्वालिटी के, आपको किसी आप रैपर को देखेंगे उसके ऊपर लिखा होगा ISO 9001। कोई भी आप देख लें, लेज वगैरह बिस्किट के होते हैं ये और भी चीज़ें, उनके ऊपर इस तरह के ये लिखे होते हैं। तो जिसमें ये लिखा होगा तो वहाँ आप समझ जाएं कि उन्होंने जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो उन्होंने अपना मेयार रखा है वो ISO का ये वाला मेयार रखा है। अच्छा, फूड सेफ्टी का, चीज़ों में सफाई सुथराई या इस तरह के जो भी ताल्लुक रखते हैं उसका मेयार है वो स्टैंडर्ड वो ISO ये 2200, ये FMS इसका शॉर्ट फॉर्म है। तीसरा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS, ये 14001 ISO का ये स्टैंडर्ड है। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, ये सिर्फ तीन मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं जिनका हलाल के हवाले से थोड़ा ज्यादा ताल्लुक हो सकता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, ये अमेरिकी एक इदारा है, और इसमें फूड सेफ्टी के हवाले से और जो ड्रग्स हैं, नशे से जो चीज़ें ताल्लुकात रखती हैं, उन चीज़ों के हवाले से ये उनको देखता है, अद्वियात वगैरह, इसी तरह वैक्सीन और दीगर चीज़ें, फिर इसी तरह जानवरों की खुराक और दीगर चीज़ें। तो इनको ये देखता है और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं उसके सारे मामलात। तो ये एक इदारा है, इसका भी जो है ना कई बार हमें हलाल में इस लिहाज से जरूरत पड़ती है किसी चीज़ की तहकीक व तफ्तीश के हवाले से। हमें अब हलाल मुतालिक था वो खत्म हो चुका है। जो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू करवाना था वो तकरीबन हो चुका है। कुछ मैं आपको थोड़ा सा सरसरी सा दिखा देता हूँ आगे फिकुल हलाल के हवाले से, जो खास हम उलमा से ताल्लुक़ रखता है, मुफ्तियान कराम और फूड इंडस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे। तो उस हवाले से हम इंशाल्लाह देखते हैं। हमारे लिए बहुत ये खुशी की बात है कि आज से 100 साल पहले जब चीनी की सनत शुरू हुई थी, तो उस वक्त एक अहम मसला बना था कि जब चीनी बनाते थे तो उसमें वो जो है इनका गोदा शामिल करते थे इनको पीस कर। तो इसके हवाले से मसला पैदा हुआ, तो लोगों ने आला हजरत रहमा को सवाल लिखा कि अब चीनी में ये डलता है तो इसका आने का भी असल में क्या लागत है। तफसीली भी और अपना रिसाला लिखा, अल अहला मिन सुकर ले तलबती सुकर रोस्टर, इस हवाले से आप फतावा की चौथी जिल्द में इसको आप देख भी सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। तो इसमें आपने हलाल इंडस्ट्री के मुतालिक कई उसूल बयान किए हैं, और वो आपने बयान किए, और आखिर में आपने फिर उस मसले का जवाब
आप भी इरशाद फरमाया आपने हमारे लिए एक बहुत ही अहम बात इरशाद फरमाई। ये अगले लफ्ज जो है ना, ये आला हजरत अलैहि रहमा के हैं। आप फरमाते हैं कि फ़कीर गुफिर अल्लाह ताला ने इन मुकद्दमात अशरा में जो मसाइल और दलाइल तकरीर किए, जो इन्हीं अच्छी तरह समझ ले, तो इस का नाम वगैरह का लंबा है रिसाला, उसमें 10 मुकदमात हैं। उन 10 मुकदमात को अच्छी तरह समझना, फिर उनको सामने रखना, तो ये आसान नहीं है। लेकिन जो इनको समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह वो काफ़ी मसाइल को हल कर लेंगे। तो ये रिसाला बहुत ही अहम है। तो इस रिसाले को भी आपको दावत है, आप पढ़ें और इसको सामने रखें और इस पर भी मजीद सामने रखकर आगे काम करें। आप तहरीरी हवाले से भी काम कर सकते हैं और तकरीरी हवाले से भी काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे, आप इस पे आप जो काम कर सकते हैं जिसमें आप माहिर हैं हलाल इंडस्ट्री के लिहाज से, आप पहले इसको समझें अच्छी तरह और फिर इसमें आगे आप काम करें। फिकुल हलाल में अहम मौजूआत, ये थोड़ा फिकी लिहाज से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जिलेटिन क्या होती है, इसके क्या काम, इस वक्त हाँ, क्या मौके किस लिए हमें बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं इस हवाले से, खास करके बैरून ममालिक में भी लोग इस हवाले से काफी शक में होते हैं, डूब में होते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर जिलेटिन जब सामने आता है तो दूसरी चीज हमारे सामने आती है कि इस्तेहाला, ये क्या होता है, ये भी एक फिकही टर्म है, तो ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। इसी तरह सर्टिफिकेशन और ई कोड, इनकी शरई हैसियत क्या है। सर्टिफिकेट अगर किसी चीज़ का मिल गया तो क्या शरई चीज तौर पर भी चीज़ हमें हलाल ही कहेंगे कि हम हलाल ही है। तो इस हवाले से भी अगरचे ये मसाइल बहुत सारे इनमें ऐसे होंगे कि जो मुफ्तियान किराम के हल करें, लेकिन उलमाए किराम जो हमारे हैं उनको अगर वो जितना सकते हैं उतना वो हल जो वो हल कर रहे हैं, जो हमारे मालूम का हम रहेंगे, फिर ये अपना लोगों की इस्लाह होगी। और हमारा जो मदनी मकसद है कि लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो ये भी जो है ना उसमें अहम रोल अदा करेगा। इसी तरह अल्कोहल का इस वक्त बेशुमार इस्तेमाल हो रहा है हलाल इंडस्ट्री, जो हमारी जो भी ये इंडस्ट्री है इसमें। तो अल्कोहल के क्या मसाइल हैं ये भी इसमें डिस्कस होते हैं। शेलक क्या होता है ये आप लोग देखना। इसी तरह दरामद बरामद गोश्त के शरई अहकाम क्या है, ये भी आप लोगों ने देखना है। और कारमाइन, ये एक कीड़ा है, उसका रंग होता है, इसका रंग ये इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है, इस हवाले से आप लोगों ने देखना है। फिकुल हलाल के मैदान में कौन से काम करने की हाजत है, इंशाअल्लाह ये आप लोगों को आखिरी लेक्चर में बताया जाएगा। तो बहुत ज्यादा है। अब हमारे जिसमें हमारे उलमाए किराम हैं वो अभी आगे जाएंगे, मुमकिन है कि दीगर इदारों में भी जाएं कहीं और। तो हमें जो है ना इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपके सामने मैं एक दो किताबें रख देता हूँ। दो किताबें आप लोगों को दूंगा कि एक आला हज़रत अलैहि रहमा का रिसाला अला हला मिन शुक्र, ये आप पढ़ें, चौथी जिल्द में है। और दूसरा ये आखिरी मौसूआ सनातिल हलाल, ये अरबी में है, ये भी जो हम आप पढ़ना चाहें इसको भी पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे लेके चलेंगे। कल हमारा दूसरा लेक्चर होगा, अभी 10 मिनट रहते हैं। तो जो अहबाब अब सवाल करना चाहें तो ज़रूर सवाल, तो आपसे मुतालिक के उस्ताद मोहतरम हमारे तरफ से कोई सवाल हो तो। और ये डिजिटल क्या होता है वो आपने बोला? Control está.
मीट्रिक टन के बारे में वजाहत कर दें, ये मीट्रिक टन क्या होता है? अब बोल शर्ट बोल बस अब बोल चल जाएगी बात। जेलेटन क्या होता है, ये आपका सवाल है गालिबन। मैं मुख्तसर आपके सामने रख देता हूँ, इंशाल्लाह तफसील में आप लोगों को ही दावत दूंगा। जेलेटन ये होता है कि जो जानवरों के बाल उनकी होती है ये आपको एक पास एक गोदा निकलता है, एक गूंद की माने सफेद, जिसको आप यूं समझ लें हड्डियों के बीच में से भी जो गोदा निकलता है, लेकिन ये वो वाला नहीं होता, एक खास किस्म से और खास तरीके से इसमें, यानी यूं समझ लें कोई मेरा ख्याल में 1.5-2 महीने का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जाके ये खास किस्म का उसमें से माया निकालते हैं, तो उसको जिलेटिन कहते हैं। और ये खाने पीने की चीज इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। ये इसका मुख्तसर सा था। नसीब किसी का सवाल है। मीट्रिक टन के बारे में वजाहत कर दें, मीट्रिक टन वो हाथ खड़ा करो। जी आप। ये बेसिकली ये बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? लो, जी दोबारा इरशाद फरमाइएगा। मैं ये कर रहा हूँ कि बेसिकली स्टैंडर्ड मेयार, इसका उर्दू तर्जुमा मेयार है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड कहते हैं कि कोई भी ऐसे उसूल व ज़ाबित पर मुश्तमिल एक किताबचा कह लें आप, जो किसी भी खास इंडस्ट्री से मुतालिक, खास इदारे से शोबे से मुतालिक होता है, जिसमें उस इदारे और उस इंडस्ट्री के उसूल व ज़ाबित होते हैं कि इसके मुताबिक आप इस इदारे को या इस इंडस्ट्री को या इस शोबे को चलाएंगे, तो उसको मेयार स्टैंडर्ड कहते हैं। ये एक इसकी शायद। यानी एक पॉम्फलेट टाइप जो होता है उसको तैयार किया जाता है, उसमें मवाद लिखा जाता जी उसूल व ज़ाबित इसमें होते हैं। है। ठीक है। और दूसरा ये कि प्रोग्राम का हमारा कंसेप्ट है। जी मजीद कोई सवाल करना चाहें। क्या आपने जिस तरह कहा कि नोटिस किएंगे, तो उनका क्या तरीकेकार है? मतलब कि जिस तरह आप ये तफसील बता रहे हैं, यही लिखी हुई, या इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा? इसमें सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को ये अर्ज करूंगा कि जैसे आज का लेक्चर है, अभी आपने ताज़ा ताज़ा सुना है, तो अभी आप उसको सरसरी बैठ के लिख लें। और फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा लेक्चर होगा, तो इनका आप लोगों के पास एक 6 लेक्चर का एक खुलासा आ जाएगा। फिर आप उसको बैठ के और मुरत्तब अंदाज में ये आप लिख लें। ये भी हो सकता है। और अगर आप इस तफसील में ना जाना चाहें, तो जैसे हमारे 6 लेक्चर्स हैं, तो 6 चौके 24, तो 24 यानी आप 5-5 भी लेक्चर, एक लेक्चर से मदनी फूल लें, तो आपके ये पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसमें इस तरह का होना कि जो एक मदनी प्राइस का नाम है और इसका ये आगे है। या आप लिख लें कि पाकिस्तान के जो हलाल मैनेजमेंट सिस्टम के इदारे हैं वो 5 हैं, और वो ये हैं, ये एक मदनी पूल हो गया, 5 इदारे। इसी तरह आगे हलाल इंडस्ट्री की क्या तारीफ है वो आप लिख लें, एक मदनी पूल। और इसी तरह हलाल इंडस्ट्री के मुतालिक जो है मसाइल
के हवाले से अला हज़रत रहमा का ये रिसाला है, ये एक मदनी फूल हो गया, इस तरह के आप ये नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इन कोर्स की अब सर रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? वालेकुम रिकॉर्डिंग वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, दो सवाल है। एक तो ये कि जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, क्या उसकी पीडीएफ की सूरत या फिर ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी ताकि मदनी फूल बनाने में आसानी हो? और दूसरा ये कि जैसे अरब शरीफ के अंदर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और वहाँ वो रेस्टोरेंट वाला जो है अपनी हलाल सर्टिफिकेशन दिखा दे कि मेरे पास जो गोश्त यहाँ पर आ रहा है वो हलाल सर्टिफाइड है, कि यहीं पर ज़िबा शुदा है, तो क्या हम उसका एतबार करते हुए रखते हैं, उसके सर्टिफिकेशन का एतबार कर सकते? जज़ाकल्लाह खैर। जी, जो पहला सवाल था पीडीएफ के हवाले से, ये इंशाल्लाह मैं मुशावरत के बाद अर्ज करूँ, अगर हुआ तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों ने जो नोट किया है अभी, तो इसी से आप मदनी फूल बनाएंगे। और दूसरा जो एप्लीकेशन के हवाले से सवाल किया है, तो यहाँ पर मैं आपको दारुल की तरफ ही रहनुमाई करूंगा कि दारुल की तरफ आप रुजू करें, तो दारुल से इसका इंशाल्लाह आपको जवाब इसकी मिल जाएगा। सर रिकॉर्डिंग्स जी, मिल सकती हैं सर? अगर हम रिकॉर्डिंग मुमकिन है कि मिल जाए, लेकिन अभी फिल वक्त मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। इंशाल्लाह अगर मिली तो ग्रुप में आप लोगों को बता दिया जाएगा। सर जी, मैंने ये पूछना था कि आपने जो है वो लेस के बारे में बताया था, तो फिर तो जैसे आपने बताया था कि लेज़ों में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो इसके बारे में जरा मजीद हमें फरमा दें कि मैं ये नहीं कहा कि ले में कोई गैर शरई चीज इस्तेमाल होती है, मैंने ये कहा था कि ये एक दफा मशहूर हुआ था ऐसा पाकिस्तान में, तो फिर उस पर उन्होंने अपनी वजाहत दी थी कि हम नहीं इस्तेमाल करते। तो मैं अगर आपको ऐसा सुनाई दिया है या अगर मेरे मुंह से ऐसा निकला होगा लेज में ऐसा होता है, तो मैंने ऐसा नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक्स, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो उसमें सब आपसे अभी ये थी कि जैसे कि मुफ्ती साजू साहब दामद बरकातुहू आलिया ने जैसे तय्यब और हलाल की तरकत मुख्तलिफ तरकत बनी, तो उनमें जो इसकी तारीफ बयान की थी कि तो मकरूह करीब बाम होता है, तो क्या था करीब हाल के मुकाबले में हराम आया है ना यहाँ, तो ये अपने उमूम में मकरूह तहरीमी को भी शामिल है। तो यहाँ मुराद मुफ्ती साहब की और उस तारीफ में ये है कि जिस चीज़ का खाना या पीना या इस्तेमाल मुबाह हो, शरीयत की तरफ से मना ना हो, यानी उसमें मकरूह तंजीही भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी चूंकि जायज़ ही होता है, तो इसलिए जो मकरूह तहरीमी है वो नहीं इसमें शामिल होगा। जैसे सिगरेट पीना, जी जैसे सिगरेट पीना। जी, कह सकते सिगरेट हैं। पीना जो है वो मकरूह तहरीमी नहीं होता, वो हलाल ही होता है। तो बाकी वैसे सेहत के लिए ये उसके मुज़िब असरात होते हैं। तंजीही की शायद मिसाल दे जी रहे जी। थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वाले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। अच्छा, ये मैट्रिक टन से क्या मुराद है आपकी, जरा इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। मेट्रिक टन ये जो नाप तोल है ना, इसका ये एक पैमाना है, इसमें गालिबन एक 1000 किलोग्राम या टन 1000 किलोग्राम को बोलते हैं। मेट्रिक टन शायद 100,000 या इस तरह का होता है। अभी फिलहाल मेरे जहन में पूरा मुस्ताज़र नहीं है, तो ये देख लीजिए। अरे जाते हैं ये रूम है। जूम पे ही होते हैं उनकी पे। कैसर भाई, वक्त जो है वो खत्म हो गया तकरीबन। तो मेरे ख्याल से हमने ग्रुप के अंदर एक फॉर्म भेज देंगे, अगर मजीद किसी की कुछ हैंड रेज करते जो वक्त चलो, खत्म आपकी हो गया। आवाज़ कट गई है। जी मैं एक फॉर्म भेज देंगे, उसके अंदर जो है वो सवालात मजीद जो करना चाहें वो अपने सवालात लिख दें, उसके बाद उसको जो है वो आंसर कर दिया जाएगा अगले सेशन के अंदर। जी इंशाल्लाह ताला। जी आप अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे, आप लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया। कल भी
वक्त तशरीफ लाइएगा इंशाअल्लाह। पूरे 2 बजे हमारा कल सेशन शुरू हो जाएगा। और कल जो हलाल के स्टैंडर्ड हैं, मेयार हैं, ये क्या होते हैं, और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका थोड़ा ओवरव्यू करवाया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको बयान होंगी। तो पर वक्त तशरीफ ले आइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।